होएगा। ओके, मेरे यहाँ पर लाइट थोड़ा कम है ना। ओके ठीक है, चलिए। तो गुड मॉर्निंग अगेन सभी को टेक्निकल एनालिसिस के क्लास में। तो लास्ट वीक हो नहीं पाया था ड्यू टू फीवर वगैरह जो भी हो, लेकिन आज होगा। और क्या होगा आज, क्या करेंगे? लास्ट वीक इंगल्फिंग हुआ था, याद है आप लोगों को? हेलो, है दादा। इंगल्फिंग हुआ था। हम लोग मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में एंट्री ले चुके हैं। सिंगल कैंडल स्टिक्स में बहुत सारा टॉपिक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जैसे कि आप लोगों को पता है मारूबुजू, फिर आपका दोजी, स्पिनिंग टॉप, शूटिंग स्टार, सब बहुत सारा था। इस तरह से हम लोग धीरे धीरे ऐसा करते करते कहाँ पहुंच गए। अच्छा, मेरा साउंड एकदम क्लियर आ रहा है ना? हाँ, जस्ट एक बार कंफर्म कर रहा हूँ। हाँ ओके हाँ ठीक है। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते बढ़ते पहुंच गए मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पे। और मल्टीपल कैंडल स्टिक्स सिंगल कैंडल स्टिक से दोनों में डिफरेंस क्या है? मल्टीपल कैंडल स्टिक्स और सिंगल कैंडल स्टिक्स में जो मेन डिफरेंस है दैट इज मल्टीपल कैंडल स्टिक्स हमें ये मौका दे देता है कि हम लोग मार्केट को डबल कंफर्म कर सकते हैं, है ना? जो सिंगल कैंडल स्टिक्स पे हमें एक ही कैंडल के ऊपर भरोसा करके ट्रेड सेटअप लेना पड़ता है, बट मल्टीपल कैंडल स्टिक्स पे हमारे पास सेटअप करने के लिए दो पैटर्न फॉर्म होता है, एक P1 पे, एक P2 पे। इवन आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग थिंग बताऊंगा, इवन P3 इज ऑल्सो देयर। P3 भी आ सकता है, मतलब वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। और अगर आपको ऐसा P3 कुछ ऐसा मिल जाए ना, मतलब जैसे P1 P2 आप लोगों को याद होगा थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत क्यों, ज्यादा ही याद होना चाहिए कि जैसे इंगल्फिंग में क्या होता है कि एक कैंडल दूसरे कैंडल को क्या कर लेता है, खा लेता है। से फॉर एग्जांपल ये मेरा एक दोनों हाथ दिख रहा है ना आप लोगों को? मेरा हाथ आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना? है दादा। ओके, तो जस्ट इस तरह से कि ये कैंडल है और इसको पूरा इंगल्फ कर लेगा। ठीक है, अब इंगल्फ के ऊपर बेस करके दो कॉन्सेप्ट माना जाता है कि क्या सिर्फ बॉडी इंगल्फ करने से ही हो जाएगा, मतलब क्या बॉडी इंगल्फ करने से हो जाएगा कि शैडो भी इंगल्फ करना पड़ेगा? तो नॉर्मल कहा जाता है या फिर प्रैक्टिस है मार्केट का कि बॉडी इंगल्फ करने से ही हो जाएगा, बट हाँ अगर मतलब जो शैडो है दैट इज विग, अपर शेडो लोअर शेडो भी इंगल्फ हो जाए तो बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बॉडी इंगल्फ इज आल्सो इंगल्फ। तो एग्जैक्टली हमारा आज का जो भी कैंडल स्टिक्स चलेगा ना वो इंगल्फ के बेसिस पे ही है। मतलब बेसिकली जैसे कि हम लोग पियर्सिंग पैटर्न के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डार्क क्लाउड कवर के बारे में बात करेंगे, तो ये सभी जो कैंडल्स है ये भी मल्टीपल में बड़ा ही फेमस कैंडल है। बट इसका जो बेसिस है ना ये इंगल्फ से बेस होके बना हुआ है। मतलब आप बेस होके बना हुआ है नहीं बोलना चाहिए, बट ऐसा बोल सकते कि इंगल्फ के साथ बड़ा कनेक्टेड है। तो फिर अगर आपको इंगल्फ समझ में आ गया ना तो ये भी आपको समझ में इजीली आ जाएगा। बट हाँ ऑब्वियसली हर चीज में प्रैक्टिस एक बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपका जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा वैसा वैसा आप मार्केट में अपने आप को समझते जाएंगे कि कौन सा पैटर्न आपके लिए ज्यादा बेनिफिट दे रहा है ट्रेडिंग बनाने में। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि क्या कैंडल्स देख के स्विंग ट्रेडिंग हो सकता है? ऑब्वियसली, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग करो। स्विंग का मतलब क्या होता है? जब आप वीकली बेसिस में पोजीशन लेते हो, 4 दिन 5 दिन मैक्सिमम 1 महीने के लिए आपका पोजीशन जा रहा है, तो ऐसा केसेस में आप पोजीशन ले सकते हो। और अगर आप इंट्राडे करते हो, अगर आप 1-2 दिन का सेटअप लेते हो, तो आपके पास हमेशा ऑप्शंस रहता है कि आप अपने अपने हिसाब से पोजीशन लो। अब ये कैंडल प्रैक्टिस करते करते हमें समझ में एक्चुअली आएगा कि कब कौन सा पैटर्न एक्चुअली मेरे लिए बेनिफिटेड हो रहा है। अब कोई कोई मुझे ये भी सवाल कर रहा है आजकल कि क्या कैंडल स्टिक जब भी हो जाए तभी ट्रेड ले ले? नहीं, ऑब्वियसली नहीं। मतलब क्या हर शॉर्ट बॉल में छक्का लग जाता है? कभी कभी आउट भी तो होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? कभी कभी शॉर्ट बॉल वो थर्ड मैन में एक फील्डर खड़ा कर देते हैं। जिनको क्रिकेट समझ आता है, शॉर्ट बॉल में खेलने में मजा आता है। वो एक तरह से ना मतलब ग्रीडीनेस देता है कि शॉर्ट बॉल अगर खेलना किसी को आता है, लाइक पुल करना, हुक करना अगर किसी को आता है, तो उसको लगता है कि अगर मेरे को शॉर्ट बॉल देगा तो मैं बाउंड्री के पार ही मारूंगा। बट शॉर्ट बॉल से दो चीज हो सकता है, या तो मिस करेगा, दूसरा ये हो सकता है कि अगर प्रॉपर कनेक्ट ना हो तो कैच होगा। क्या सुबह बात समझ में आ रहा है? क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ दादा, तो शॉर्ट एकदम बॉल, सही।
तो शॉर्ट बॉल देखने में सीरियसली बहुत मजा आता है, बट एज ए बैट्समैन स्पेशली मैं देखा ज्यादातर लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए उनको शॉर्ट बॉल खेलना ज्यादा कंपैरेटिवली राइट हैंडेड से ज्यादा पसंद है। मैंने अपने एक्सपीरियंस में मैंने देखा। अब पॉइंट इज दैट कि शॉर्ट बॉल अच्छा है, बट अगर वो बॉल ट्रेड सेटअप के लिए कई कई बार सही भी नहीं हो सकता, आपको उस टाइम पे छोड़ना भी चाहिए होता है। मतलब सिंपल कहना है कि आपको दिख रहा है कि पैटर्न फॉर्म हो चुका है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा हर पैटर्न आपको जिताएगा, कभी कभी कुछ पैटर्न आपको हरा भी सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है, देखिए ये एक ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब एग्जैक्टनेस नहीं होता ना, बार बार बोलता हूं, क्योंकि ये जो 3 रूल है, आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड, जो हमारा 3 रूल है टेक्निकल एनालिसिस का, ये बहुत लोग, मैं बोलता रहता हूं बट दे फील दैट कि आई नो कैंडल, दैट मींस हम कभी भी ट्रेड सेटअप ले लेंगे और कभी भी जीत जाएंगे, मतलब हर केस में प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। नहीं, ये तो यूट्यूब में क्या होता है ना, वो एकदम 100% प्रॉफिट, 200% प्रॉफिट बोल के ऐसे ऐसे दे देता है, लोगों को लगता है नहीं सच में हो जाएगा, शेयर मार्केट से पैसा कमाने का आसान तरीका। अरे भाई आसान इतना होता तो फिर हर कोई शेयर मार्केट का कैंडल सीख के ही मार्केट में आ जाता। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और कुछ चाहिए ही नहीं होता जिंदगी में, बस कैंडल ही सीख लेते, बस पैसा कमाओ, कैंडल सीख गए पैसा कमाओ, शॉर्ट करो, बुल करो। लेकिन पॉइंट इज नॉट दैट, पॉइंट ये है कि कई बार, हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा है क्या? जो भी हो, आवाज थोड़ा कट गया है। तो बेसिकली पॉइंट ये क्या है कि ट्रेंड है, ये ट्रेंड सेटअप होता है, लेकिन ट्रेंड का मतलब एग्जैक्टनेस ऑलवेज होगा ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, आप प्रैक्टिस करते करते अगर आप 80% केस में सक्सेसफुल रहते हो तो इसका मतलब आपका प्रैक्टिस अच्छा है। तो चलिए देखते हैं कि आज क्या प्रैक्टिस करेंगे। आज क्या प्रैक्टिस करेंगे, आज की प्रैक्टिस में क्या है? अच्छा, स्क्रीन शेयर है कि नहीं मुझे थोड़ा कंफर्म करना। है दादा। ओके, अनिमेश, गुड मॉर्निंग अनिमेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, तुम्हारे लिए वेट कर रहा था मैं थोड़ा सा। ठीक है, चलो। तो ये इंगल्फिंग का केस हम लोग लास्ट क्लास में मल्टीपल कैंडल स्टिक्स में इंगल्फिंग के बारे में काफी सारा ढेर सारी बातें किए इंगल्फिंग, और बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड सेटअप देता है इंगल्फिंग, ठीक है। मजा का बात यह है कि इंगल्फिंग से आपका डबल कंफर्मेशन होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि आपको डबल कंफर्मेशन मिलता है कि मार्केट में इंगल्फिंग फॉर्म हो रहा है। हाँ, इंगल्फिंग का क्या है कि ये अब लोग देख रहे हैं ना इंगल्फिंग, मैं एक बार रिकॉल इसलिए इंगल्फिंग करा रहा हूँ क्योंकि आगे का जो चर्चा है वो इंगल्फिंग से कनेक्टेड ही चर्चा है, ठीक है, इसलिए एक बार इंगल्फिंग रिपीट होना जरूरी है। ये एक बायोकॉन का इंगल्फिंग का चार्ट है, कैंडल चार्ट, देख पा रहे हैं क्या आप लोग? हेलो, कंफर्म कीजिएगा हाँ अगर सर। दिख रहा है तो। ओके, तो ये एक बुलिश इंगल्फिंग है। कैसे पता चला? बिकॉज जब इंगल्फ क्रिएट डाउन दी मूवमेंट में हुआ है, मतलब डाउन ट्रेंड में फॉर्म करेगा, अप ट्रेंड में होता है तो फिर उसको हम लोग शॉर्ट के काम पे लगाते हैं, तो ये हम लोग लॉन्ग के काम पे लगाएंगे, है ना। मतलब दिस इज फॉर योर लॉन्ग पोजीशन, ठीक है, हो सकता है 4-5 दिन का, 4 डेज 5 डेज का हो सकता है, ठीक है। तो 4-5 दिन में आपको अच्छा खासा रिटर्न दिया है ये बायोकॉन का, ये जो पर्टिकुलर मूवमेंट आपको यहाँ दिख रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो दिस इज P2 एंड दिस इज P1, P1 में आपका रेड कैंडल बना है और P2 में आपका ब्लू कैंडल बना है ना। ये सब आप लोग जानते हैं, मैं बस एक बार रिकॉल करा रहा हूँ आप लोगों को कि ये इंगल्फिंग का खेल क्या है, कि इंगल्फ कर लेता है। इंगल्फ मतलब बेसिकली जैसे वो राहु केतु ग्रास करता है ना, सूर्य चंद्र ऐसा कुछ होता है, वैसे ग्रास कर लेना, मतलब बेसिकली इंगल्फ करने का मतलब होता है, इन प्योर बंगाली हम लोग इसको ग्रास करना, या हिंदी में भी ग्रास करना बोलते हैं, ठीक है। ग्रास कर लेना मतलब टोटल में उसको अपने अंदर समा लेना, खा लेना, ठीक है। तो ये ब्लू कैंडल रेड कैंडल को कंप्लीट वे में, पॉइंट टू बी नोटेड, 100% वे में इसका पूरा बॉडी को अपने अंदर ले लिया। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना? इंगल्फिंग का याद भी होगा। हेलो, हाँ। जो रिस्क टेकर है उसको किस दिन पे ट्रेड सेटअप करना चाहिए? रिस्क टेकर P2 पे, हाँ, रिस्क टेकर जो होता है वो P2 पे ट्रेड लेगा, P2 पे, दैट इज
ट्रेड मतलब इंगल्फिंग का जो सेकेंड डे है, ठीक है, इंगल्फिंग का एक्चुअली इंगल्फिंग पता ही चलेगा सेकेंड डे पे, मतलब एक्चुअली ये तो मल्टीपल कैंडल है ना, एक कैंडल समझ में नहीं आएगा, एक कैंडल से कुछ समझ में नहीं आएगा, ये कैंडल मल्टीपल कैंडल्स के हिसाब से ही बनता है, दोनों कैंडल लगातार सेशन में बनेगा। तो जैसे ही मतलब वो डिपेंड करता है आप किस तरह का इंट्राडे कर रहे हैं, कि स्काल्पर बन रहे हैं, मिनट में कर रहे हैं, 5 मिनट में कर रहे हैं, या फिर आप वीकली बेसिस में कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है, उसके हिसाब से सेशन बनता है। आप लोगों को स्टार्टिंग ऑफ दी टेक्निकल एनालिसिस में मैंने आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताया था कि कितना तरह का कैंडल आप बना सकते हो डिपेंड ऑन योर ट्रेडिंग एक्सपर्टाइज। अगर आप मिनट में करते हो, अगर आप डे वाइज करते हो, अगर आप वीकली बेसिस में करते हो, अगर आप मंथली बेसिस में करते हो, तो आप कितना सारा मतलब पैटर्न बना के काम कर सकते हो। तो एग्जैक्टली उसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू में, जस्ट ए सेकेंड, अनिमेश को क्या हो गया? अनिमेश आवाज आ रहा है ना? ओके, देखो तो रिस्क टेकर जो है वो कहां पर ट्रेड सेटअप करेगा, बोलिए ना, इसमें ना P2 के एंड पे, मतलब P2 का जो क्लोजिंग है, P2 के जो क्लोजिंग होता है वहीं पर ट्रेड सेटअप करेगा रिस्क टेकर। और रिस्क एवर्स जो होता है वो सेकेंड डे कंफर्म करेगा कि सच में मार्केट बुलिश है या नहीं। जो रिस्क एवर्स है वो P3, दैट इज P3 मतलब यहाँ पर थर्ड डे बोल सकते हैं, ठीक है, थर्ड डे को जाके वो कंफर्म करेगा, जिस दिन वो देखेगा कि यस थर्ड डे में बुलिश कैंडल बना है। अगर ये सेटअप हो गया तो वो यहाँ पर, तो फिर जो रिस्क एवर्स है उसको बियरिश मूवमेंट का मतलब जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम होगा, बट प्रॉफिट वो भी करेगा, बट जो रिस्क टेकर है वो थोड़ा ज्यादा प्रॉफिट कर लेगा। बट बहुत बार ऐसे होते हैं, हम लोगों ने देखा है प्रीवियस क्लासेस में, मैंने चर्चा भी किया आप लोगों के साथ, कि कई बार ऐसे होते हैं कि रिस्क एवर्स भी कई बार सही डिसीजन लेता है कि मतलब बेसिकली शॉर्ट ना खेलने का। रिस्क एवर्स मतलब कई बार शॉर्ट ना खेलना भी आपके लिए अच्छा बात होता है। ये सब हम लोग शॉर्ट लेने की तरह बोल सकते हैं ना, जस्ट लाइक क्रिकेट में जैसे होता है कि भाई शॉट मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, कभी कभी बॉल छोड़ना भी अच्छा होता है। तो वो रिस्क एवर्स के हिसाब से एक पॉइंट था। यहाँ पर हम लोगों ने डीएलएफ का भी ये चार्ट देखा था, ये देखिए ये डीएलएफ का चार्ट था, यहाँ पर भी ये इंगल्फ किया था, ये भी सेम टू सेम बुलिश इंगल्फिंग था। ओके, तो इस तरह से हम लोग फिर ये सिप्ला का एक था, ये भी बुलिश इंगल्फिंग था, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सिप्ला का एक चार्ट देखा था, ये भी बुलिश इंगल्फिंग था, ठीक है। तो अच्छा पॉइंट था इंगल्फिंग का, तो जो देख के हमें इंगल्फिंग के बारे में काफी अच्छा हम लोगों को आइडिया आ गया था। उसके बाद हम लोगों ने बियरिश इंगल्फिंग भी देखा था, ठीक है, कि किस तरह से बियरिश इंगल्फिंग, दैट इज बियरिश इंगल्फिंग का क्या होता है, तो हमेशा आप ट्रेंड में फॉर्म होता है ना, बियरिश इंगल्फिंग हमेशा आप ट्रेंड में फॉर्म होता है। और बियरिश इंगल्फिंग में मार्केट में पहला दिन ब्लू कैंडल रहेगा, बिकॉज बुल का कंट्रोल रहता है स्टार्टिंग में कंट्रोल किसका है, बिकॉज लगातार बहुत दिनों तक बुल कंट्रोल में है, मतलब मार्केट आप ट्रेंड में है, बुलिश कंट्रोल है। बट उसके बाद मार्केट में ना एक मूवमेंट क्रिएट होता है कि हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर आ जाए, बिकॉज मार्केट जब अपना हाईएस्ट मूवमेंट अचीव कर लेता है तो उसके बाद मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आने का चांसेस बढ़ जाता है, और जैसे ही सेलिंग प्रेशर आ जाता है तो मार्केट में बियरिश मूवमेंट चालू होता है। और ये सिचुएशन इज बेस्ट फॉर, किसके लिए बेस्ट है, क्या आप मुझे बोल सकते हैं किसके लिए बेस्ट मूवमेंट है ये मूवमेंट, कैसे प्रॉफिट बुक करेंगे आप, शॉर्टिंग करके ना। हेलो, आप लोगों का आवाज मेरे पास प्रॉपरली नहीं है, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? हाँ सुमन तो हाँ, ओके, अनिमेश, शुभो, ज्योति, रोशनी, मैं सभी को पूछ रहा हूँ, क्लियर हो रहा है ना बातें? है दादा। ओके, तो फिर ये शॉर्ट टेक मतलब शॉर्ट सेलिंग करने के लिए आपके लिए बेहतर पोजीशन है कि जब भी आप मतलब इंगल्फिंग का बियरिश मूवमेंट में रहते हो, जो हमेशा आप ट्रेंड में क्रिएट होगा, इसका आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और आप ट्रेंड में जब सेलिंग प्रेशर क्रिएट होता है उस टाइम पे आपको इंगल्फिंग दिखेगा। बट एक चीज ध्यान रखना, पहले वाले में क्या था, पहले वाला में था कि ब्लू कैंडल रेड कैंडल को खा रहा था, बट इसमें उल्टा हो रहा है ना। पहला वाला कॉन्सेप्ट क्या था, ब्लू कैंडल खा रहा है रेड कैंडल को, मतलब P2 जो है वो ब्लू कैंडल होगा, पॉइंट टू बी नोटेड। हाँ, ये सब चीजें छोटा चीजें हैं, वेरी स्मॉल बातें,
बट ये स्मॉल स्मॉल बातें भी ना बहुत केस में हम लोग भूल जाते हैं। P2 आपका क्या होना चाहिए, ब्लू और ग्रीन होना चाहिए, ठीक है। मतलब या तो ब्लू कैंडल जैसे जैसे दिखता है, जैसे ये जो प्लेटफॉर्म से लिया गया था वो प्लेटफॉर्म ऐसे ब्लू और रेड से बताया था। यहाँ पर ये भी प्लेटफॉर्म है जो आपका ये येस बैंक का एक दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये चार्ट देखिए ग्रीन से दिख रहा है, तो आपको ब्लू भी दिख सकता है, ग्रीन भी दिख सकता है, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन सब्स्टिट्यूटली यूज होता है, तो वो इट्स नॉट अ बिग डील। तो बिग डील क्या है, बिग डील ये है कि हमारा जो बियरिश पैटर्न है, बियरिश पैटर्न पे हमें ध्यान रखना चाहिए कि रेड कैंडल P2 में आ जाएगा। P2 इज अ रेड कैंडल एंड P1 जो है वो होगा ब्लू कैंडल, बिकॉज प्रीवियस जो ट्रेंड है, प्रीवियस ट्रेंड क्या है यहाँ पर, प्रीवियस ट्रेंड है हमारा बुलिश। तो प्रीवियस ट्रेंड बुलिश है, इसीलिए पहला जो कैंडल रहेगा वो ब्लू रहेगा या ग्रीन रहेगा, और जो नेक्स्ट कैंडल होगा वो रेड होगा। मतलब यहाँ पर होता क्या है कि बुल अपना कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए आप एक चीज का ध्यान रखिए कि ये जो ब्लू कैंडल और रेड कैंडल है, ये रेड कैंडल डाउन में नहीं दिख रहा है। मतलब बेसिकली मेरा कहना है कि आप लोग मुझे बताइए कि ये दोनों कैंडल अगर आप दोनों आसपास में देखेंगे तो दोनों सिमिलर पैरेलल पॉइंट में दोनों खड़ा हुआ है। मतलब रेड हुआ है तो फिर उसको नीचे आ जाना चाहिए था, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है, या दिस वन या दिस वन। बट ये जो ब्लू रेड कैंडल क्रिएट हुआ है, ये इतना भी नीचे नहीं आया है जितना नीचे होने से हमें बियरिश का सच में पता चलता है। दैट मीन्स मैं कहना ये चाहता हूं कि ये रेड हुआ क्यों हुआ, मतलब सेम पैरामीटर में खड़ा होके, सेम स्ट्रेट लाइन में खड़ा होके फिर भी ये रेड क्यों हो गया, कोई मुझे बता सकते हैं? हेलो, ब्लू और रेड दोनों पास पास में हैं, बट फिर भी सेकेंड वन दैट इज P2 रेड क्यों है? मतलब दोनों अगर आप देखें, मतलब थोड़ा सा डाउन में होता तो भी समझ में आता, बट ये डाउन नहीं गया, डाउन मूवमेंट ले रहा है। एक्चुअली क्या होता है कि ये जो इस दिन का जो क्लोजिंग था, उसके बाद नेक्स्ट डे दैट इज P1 का क्लोजिंग के बाद P2 डे में भी ये ना मार्केट को अप कर रहा था। मतलब बुल अपना कंट्रोल छोड़ नहीं रहा था, कोई अपना कंट्रोल जल्दी छोड़ता थोड़ी है, तो बुल अपना कंट्रोल ना जल्दी नहीं छोड़ेगा, बुलिश कंट्रोल वो फिर से रखने का कोशिश करेगा। बट एट द एंड में क्या होगा, अब इसका लोअर शैडो देखिए, ये जो क्लोज होगा ना, इसका जो क्लोजिंग है ये इसके ओपनिंग से नीचे रहेगा, ठीक है। मतलब सिंपल बात है कि प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग है उससे नीचे चला जाएगा इसका क्लोजिंग। इसके कारण क्या होगा, इसका ओपन से इसका क्लोज नीचे जाने के कारण तो ये रेड कैंडल फॉर्म हो जाएगा। तो सिंपल बात है, अगर इसका ओपनिंग 100 में था तो 95 में जाके ये क्लोज होगा, तो ऑटोमेटिकली कैंडल जो रहेगा 100 में ओपन होकर अगर 95 में क्लोज होता है डे पे, तो फिर ऑटोमेटिकली रेड कैंडल होगा। तो यही रीजन है कि ये रेड कैंडल इसलिए हो जाता है। बट कोशिश पूरा रहता है बुल का कि मार्केट को बियरिश ना होने दे, बट बुल यहाँ पर हारेगा, बिकॉज अल्टीमेटली मार्केट में जो लोग मतलब बुल मूवमेंट में इतना दिन फील कर रहा था, उनके अंदर एक सेल करने का टारगेट आ जाएगा, सेल टारगेट आ जाएगा मार्केट में, और ऑटोमेटिकली सेलिंग प्रेशर आके मार्केट को डाउन करेगा, और ये तो होना ही होना है। यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए। है ना? तो ये सब तो हम लोगों ने कर चुके थे, तो फिर पॉइंट इज दैट हम लोग आज एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाले हैं। चलिए मैं आपको वही बताता हूँ। प्रेजेंस ऑफ दोजी, मतलब इंगल्फिंग के साथ दोजी का प्रेजेंस, मतलब वेरी इंटरेस्टिंग। इंगल्फिंग के साथ आपके पास दोजी का प्रेजेंस आ जाएगा। किस तरह से? नाउ हियर इज वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट। From my personal experience, I can tell you charts like the one show below are highly profitable and one should not miss such trading opportunities. Take a look at the chart. What are the things that catch your attention? Obvious uptrend as highlighted. देखिए कॉन्सेप्ट, देखिए कि मजा क्या है इसमें। यहाँ पर 3 कॉन्सेप्ट आ जाएगा। फर्स्ट, अप ट्रेंड होना चाहिए, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं? 3 कॉन्सेप्ट है। एन ऑब्वियस अप ट्रेंड इज हाईलाइटेड, मतलब अप ट्रेंड में होना चाहिए, दैट मींस बियरिश पैटर्न फॉर्म होगा, ठीक है, बियरिश पैटर्न फॉर्म होगा। सेकंड थिंग, बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न राइट एट द टॉप एंड ऑफ द अपवर्ड रैली। ये देखिए प्रीवियस मूवमेंट
बुलिश था, ठीक है, दैट इज अप ट्रेंड। प्रीवियस पैटर्न अप ट्रेंड होना चाहिए, दैट इज बुलिश होना चाहिए। उसके बाद ये हायर में पहुंचेगा एंड बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न राइट एट द टॉप एंड ऑफ द अपवर्ड रैली। यहाँ पर 3 हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड कैंडल P2 में, P2 एज अ रेड, P1 इज ब्लू और ग्रीन जो भी हो। तो P1 को दैट इज ब्लू कैंडल को रेड कैंडल देखिए टोटल में इंगल्फ किया। हेलो, क्या P1 को P2 इंगल्फ कर लिया सर? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे। हाँ कर लिया, इसका मतलब इंगल्फिंग तो हो गया, इंगल्फ तो हो गया। अगर इंगल्फ कर लिया तो फिर इंगल्फ तो हो गया, इंगल्फ पे क्या प्रॉब्लम है? इंगल्फ तो यहाँ पर हो रहा है। लेकिन पॉइंट इज दैट अगर ऐसे पॉइंट में थर्ड डे में दोजी फॉर्मेशन एंड डे फॉलोइंग P2 के बाद दैट इज P3 में अगर दोजी फॉर्म होता है तो मजा आ जाए, सीरियसली मजा आ जाए। अगर कभी भी आपको ऐसे दिख जाए ना, आपका मतलब माइंड एकदम क्लियर कट कर देता है कि यस, मतलब बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ डाउन ट्रेंड बहुत जोर का हो सकता है। अब एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि दोजी का मतलब क्या है, मतलब दोजी हमें क्या सिखाता है? एनीवन? हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं दोजी, कोई भी बताइए दोजी हमें क्या सिखाता है? इंडिसाइसिव, इंडिसिशन इन मार्केट। थैंक यू सुमन, थैंक यू। दोजी हमें सिखाता है इंडिसिशन इन मार्केट। मतलब ये इंडिसिशन से क्या होता है? इंडिसिशन मीन्स हम डिसीजन नहीं ले सकते, मतलब ना तो बुलिश का मार्केट आ रहा है, ना तो बुल का मार्केट आने वाला है, और ना ही बियर का मार्केट आने वाला है। मतलब मार्केट एक टोटली कंफ्यूजन पॉइंट में खड़ा रहता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट लाइक आवर लाइफ, जो इंसान जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं हुआ वो इंसान जिंदगी में कभी कुछ कर भी नहीं पाया। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर मैं गलत हूं तो आप लोग मुझे रेक्टिफाई कीजिएगा। जो इंसान जिंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं हुआ वो इंसान जिंदगी में कोई स्टेप्स ही नहीं ले पाया। जिंदगी में कंफ्यूज होना जरूरी है। क्या मैं गलत हूं? नहीं मतलब हमारे लाइफ के किसी भी मोड़ पे आके कभी तो कंफ्यूजन होगा। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं हुआ हो। तो फिर आप स्टेप्स कैसे लेंगे? मतलब जो कंफ्यूजन आता ही नहीं है जिसका, इसका मतलब उसको तो कोई डिसीजंस लेना ही नहीं है, तभी उसके दिमाग में कभी कंफ्यूजन नहीं आया। कंफ्यूजन तो आता है, कभी ना कभी आएगा। अब हाँ, कंफ्यूजन को कौन कैसे डील करता है वो डिपेंड करता है उसका फ्यूचर मार्केट, ठीक है। सिमिलरली ये मार्केट का डिसीजन है, इसमें कोई एक जन का डिसीजन डिपेंड नहीं ऑब्वियसली करता। यहाँ पर बहुत सारे मार्केट का जो भी पार्टिसिपेंट्स है सभी का कॉन्सेप्ट डिपेंड करता है। ये मार्केट मूवमेंट को बताते हैं। मतलब वो बहुत जोर का एक तूफान आने से पहले जो एक शांति का वातावरण होता है ना, दोजी इज लाइक दैट। तो दोजी अगर आपको इंगल्फिंग के बाद मिल जाए, मतलब आप ये तो कंफर्म कर लो भाई कुछ तो होने वाला है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा नजर डालो, ठीक है, ये केयर्न मोस्ट प्रोबेबली एक कौन सा इक्विटी का था ये, केयर्न बोल के कोई कंपनी था, उससे मिला था। जस्ट ए सेकेंड देख लेते हैं। केयर्न एनर्जी, हाँ केयर्न एनर्जी का शेयर है क्या इसका अभी भी? ये कहाँ का है? एडिनबर्ग, यहाँ इंडिया में नहीं है क्या? ठीक है, जो भी हो, हमें अभी करेंटली पैटर्न समझना है, बाद में देखेंगे कंपनी वाइज एनालिसिस। अच्छा, तो पॉइंट क्या है, ये केयर्न जो है जिसका हमें दिख रहा है कि हमें 2 पैटर्न मिला था, उसके बाद हमें मतलब 2 P1 P2 दोनों में मुझे इंगल्फिंग दिखा हम लोगों को, और उसके बाद दोजी फॉर्म हो गया, और दोजी फॉर्म होने से मार्केट का इंडिसिशंस का पता चला, और जैसे इंडिसिशंस क्रिएट हुआ उसके बाद का आप छलान देखिए मार्केट में किस तरह से ये डाउन मूवमेंट लिया है। तो गुड अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्टिंग टेक्निक, या फिर अगर आप सेल करके निकलना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मतलब ये आपके लिए है कि आप ट्रेडर होते, देखिए ट्रेडर जो होते हैं वो तो शॉर्टिंग भी करते हैं, एकदम सिंपल है। जो ट्रेडर होता है स्पेशली इंट्राडे सेटअप लेके जो लोग बैठे हुए हैं, और या फिर जो लोग
फ्यूचर एंड ऑप्शंस में सेटअप लेता है, शॉर्ट सेलिंग करते हैं, इक्विटी डेरिवेटिव का जो हम लोग बात करते हैं वहां पर भी शॉर्टिंग का बहुत यूज होता है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है कि अगर आप ये सब सेटअप्स हमेशा ध्यान में रख पाते हो तो आपके लिए चांसेस बढ़ जाता है बेसिकली प्रॉफिट बुक करने का। बोलिए क्लियर है कि नहीं है? ये जो चार्ट हम लोगों ने पढ़ा इसमें कुछ कुछ पॉइंट है जो हमें एक बार फिर से रिकॉल कर लेना चाहिए। A prolonged uptrend in the chart confirms the bulls are in absolute control. On P1 a blue candle is formed. P1 में क्या फॉर्म होना चाहिए? P1 में ब्लू कैंडल फॉर्म होना चाहिए। P1 में ब्लू कैंडल फॉर्म होना चाहिए, reconfirming the bulls dominance in the market. P1 में ब्लू कैंडल होना चाहिए बिकॉज P1 में क्यों ब्लू होगा? P1 में क्यों ब्लू होगा? अब देखिए ये कैंडल, बिकॉज मार्केट अप ट्रेंड में था। सिंपल बातें हैं, मार्केट अप ट्रेंड में था तो बुल अपना पोजीशन छोड़ना नहीं चाहेगा। बुलिश मूवमेंट था मार्केट में और बुल इतना जल्दी अपना पोजीशन छोड़ेगा नहीं, इसीलिए एंगल्फिंग क्रिएट होने का पहला दिन में तो ब्लू ही रहेगा क्योंकि ये अप ट्रेंड में है, बुलिश ट्रेंड में है। अगर ये बेरिश ट्रेंड में होता तो पहला ट्रेंड रेड होता, फिर नेक्स्ट ट्रेंड में हमें ब्लू या ग्रीन कैंडल दिखता। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग विक्रांत। गुड मॉर्निंग सर। वो थोड़ा लेट कर गया तो आज। सर कुछ काम आ गया था एक्चुअली। हाँ सर, अच्छा ठीक है, मैं बाद में शेयर कर लूंगा तो थोड़ा सुन लेना। थोड़ा सा दिक्कत होगा समझने में, ठीक है, सुन, धीरे धीरे आदत हो जाएगा, पता तो है तुझे। अच्छा तो फिर बुलिश में T1 जो है वो हमारा ब्लू होगा एंड नेक्स्ट दिन रेड होने वाला है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। प्रोलॉन्ग अपट्रेंड इन द चार्ट दैट कंफर्म्स बुल्स आर इन एब्सोल्यूट कंट्रोल, जो बहुत जरूरी है, बुल्स का कंट्रोल जरूरी है। तो बुल कंट्रोल रखेगा तभी जाके ब्लू कैंडल दिखता है, दैट इज जिसको हम लोग ब्लू कैंडल या ग्रीन कैंडल से भी हम लोग पता कर सकते हैं, ब्लू या ग्रीन। P1 of the blue candle is confirmed. On P1 a blue candle is formed, reconfirming the bull's dominance in the market. मतलब ये ब्लू का आना या ग्रीन का आना, ब्लू और ग्रीन सब्स्टिट्यूट है, यू ऑल नो, ब्लू और ग्रीन का आना रिकन्फर्म करना कि भाई बुलिश जाने वाला नहीं है। मतलब मार्केट हमें बताते हैं, मार्केट हमें बताते कि भाई इतना जल्दी तो मार्केट गिरने वाला नहीं है, ठीक है। बट जैसे ये फीलिंग आ जाता है ना, इतना जल्दी तो हम गिरने वाले नहीं है, उसके बाद ही एक मूवमेंट आता है, कुछ लोगों को फीलिंग होने लगता है भाई इसके बाद तो और आगे मार्केट जाने वाला नहीं है, इससे अच्छा है कि अभी सेल करके निकल जाओ। क्या ऐसा फीलिंग आता है लोगों को? प्लीज कंफर्म नहीं। ऐसे बहुत सारे स्टॉक के साथ रिसेंट ट्रेंड में भी हम लोग देख पा रहे हैं कि अचानक मार्केट मूवमेंट लेने के बाद मार्केट में एक डाउन ट्रेंड दिखा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? हेलो, है दादा, है ना? ऐसे आपको बहुत सारा स्टॉक रिसेंट ट्रेंड में दिखेगा जो मूवमेंट दिया है और उसके बाद अचानक से नीचे गिर गया है। और ये नीचे गिरने के पीछे का वजह भी हमें पता है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक करता है, और जैसे ही प्रॉफिट बुक करेगा तो वो अब यहीं पर एक बिग सवाल होता है कि कौन सा पॉइंट को हम लोग मानेंगे कि अभी मार्केट प्रॉफिट बुक करेगा। देखिए एक कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट में हमें हमेशा कंफ्यूजन आता है, दो कॉन्सेप्ट में। अगर आप ट्रेडर हो, बात को समझिए, एक ट्रेडर का माइंड सेटअप और एक इन्वेस्टर का माइंड सेटअप थोड़ा अलग होता है। बहुत केस में मैं देखता हूं कि जो ट्रेडर होता है ना, वो शुरू तो करना चाहता है ट्रेडिंग करने के लिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे बताइएगा कि मेरा जो कॉन्सेप्ट मैं अभी आपके शेयर करने जा रहा हूं, अगर ये मेरा सोच ठीक नहीं है तो फिर आप बोलिएगा कि कहां पर ठीक नहीं है। जो मतलब बहुत लोग ट्रेडिंग करना चालू करते हैं, और जब ट्रेडिंग करना चालू करते हैं तो ट्रेडर के माइंड के सेटअप के साथ ही वो चालू करते हैं। से फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर स्टॉक में वो ट्रेडर सेटअप के साथ आया, स्टॉक का प्राइस चल रहा था 100 पे से फॉर एग्जांपल, और ये स्टॉक मार्केट में मूवमेंट लिया था, उसने सोचा था कि भाई 10 टका प्रॉफिट करेंगे और छोड़ देंगे, ठीक है, आज ही, ठीक है। तो 100 से 110 की तरफ गया, और ऐसे मूवमेंट में मार्केट में कुछ मतलब उस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में कुछ न्यूज आया, और मार्केट में इस मूवमेंट का 110 तो छोड़ो, जिस टाइम के अंदर वो सोचा था कि 3 घंटा रखेंगे, 3 घंटा में 10 टका प्रॉफिट होगा, पर शेयर में 10 रुपीज प्रॉफिट करके 1000 शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे, 1000 इंटू 10 करके मैं 10,000 का प्रॉफिट बुक करूंगा, बाकी टैक्स वगैरह जो काटेगा काटेगा, ठीक है। तो 3 घंटा में 10,000 का प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहता हूँ, दैट इज द टारगेट, ओके। लेकिन अब रास्ते में चलते चलते
ट्रेडर बन गया इन्वेस्टर। अब इसको लगने लगा अरे स्टॉक तो अच्छा ही रैली कर रहा है, एक काम करते इसको होल्ड कर लेते। फिर 110 की जगह आपको लग रहा था ये तो 120 30 चला जाएगा शायद, ऐसा होता है। बहुत सारा स्टॉक है रिसेंट ट्रेंड में जो मतलब ट्रेडर से पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर निकल के, मतलब ट्रेडर का सोच सही था बट ट्रेडर अपने बातों पे टिका नहीं है, ये प्रॉब्लम है। एक शेयर के बारे में बता सकता हूँ मैं आपको, बहुत सारा है। मैं एक SBI लाइफ, ये एक शेयर था जो रिसेंट लास्ट 2-3 मंथ्स में एग्जैक्टली जैसा मैंने सोचा था वैसा ही किया। ठीक है, लास्ट 1 मंथ से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 1.5 मंथ होगा, मतलब ये कोविड का जो सेकेंड पार्ट है इसमें। दैट मीन्स मैं आपको बात करना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ जस्ट दिस पीरियड। आप थोड़ा सा इसको देखिए, ये जुलाई है ना, जुलाई जून के मतलब उस टाइम पे चल रहा था 920 के आसपास चल रहा था, ये ऐसा कुछ टाइम था। मई और जून के स्टार्टिंग में 920 समथिंग चल रहा था। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे जिनको लग रहा था कि SBI लाइफ आगे जाने वाला है, और SBI लाइफ धीरे धीरे कहाँ तक पहुंचा, 1020 तक पहुंच गया ऑलमोस्ट विद इन 1 मंथ, और एकदम टारगेट में पहुंच गया। आप लोग देखिएगा ग्रुप में मैंने बोला था इसके बारे में, तो इसलिए मुझे याद था ग्रुप में मैंने, क्योंकि मैं बहुत कम बोल पा रहा हूँ आजकल, तो लेकिन एग्जैक्टली हुआ है। ठीक है, 1020-30 के आसपास ही टारगेट था, तो ये टारगेट इसने अचीव कर भी लिया विद इन 1 मंथ। और इसके पीछे एकदम सिंपल एक रीजन था, क्योंकि ड्यू टू कोविड लोगों का इंश्योरेंस का, मतलब इस कंपनीज का इंश्योरेंस का जो प्रीमियम कलेक्शन है वो प्रीमियम कलेक्शन बहुत बड़ा है। दैट इज द मेन रीजन। मैं तो फंडामेंटली बोला था, मेरा सेटअप नॉर्मली फंडामेंटल लेवल में ज्यादा मैं मानता हूँ कि, क्योंकि मुझे वैल्यू या ग्रोथ इन्वेस्टिंग में ज्यादा मतलब मजा आता है। ठीक है, अब इसमें जो ट्रेड ले रहा था, मतलब जिनको लग रहा था कि चलो भाई मैं 920 में बाई करूंगा, आप पॉइंट को समझिएगा, मैं 900 में बाई करूंगा, से फॉर एग्जांपल 920 मान के चलता हूँ। ठीक है, जस्ट लुक हियर, ये रहा आपका अप्रैल 928 अप्रैल 29 में चल रहा था, मतलब मई में। ठीक है, मई के आसपास चल रहा था 920-930 के आसपास, 930 में चल रहा था मई में। ठीक है, मई के स्टार्टिंग में। अब जिसने ट्रेड सेटअप किया उसने सोचा था कि भाई 950 में आएगा तो मैं सेल कर दूंगा। अब अचानक, अब ये तो चलो अच्छा बात है कि ये बिजनेस में था, इसका न्यूज पॉजिटिव था, 1019 में चला गया। बट अगर ऐसा होता कि 930 के बाद आप होल्ड कर देते और पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड ना लेके डाउन ट्रेंड होता, फिर आप क्या बोलते? आप बात समझ रहे कि 930 की जगह अगर ये 830 पे आ जाता तो ये तो अलग बात की एक महीने में 1020 पे चला गया। बट मेरा सवाल है कि जब आप एज ए ट्रेडर हो तो आपको अपना टारगेट फुलफिल करने से निकल जाना चाहिए। माइंड पे ट्रेडर हो और इधर इन्वेस्टमेंट का तरीका अपना रहा हो तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। ऐसा बार बार करने से क्या होता है ना, ज्यादा लॉस का सामना करना पड़ता है। ये सब आ जाता है ग्रीडीनेस से, मतलब हमेशा लगता है कि नहीं नहीं ये करने से और बेहतर होता, वो करने से वो बेहतर होता। तो अगर आपका सेटअप ऐसा था कि आपका माइंड सेटअप कैसा था वो डिपेंड करता है। तो कोई भी बॉल खेलने से पहले सेटअप होना बहुत जरूरी है। डिफेंस करना है तो डिफेंस करो, सिंगल्स लेना है तो सिंगल्स लो। ये सिंगल्स और 4 के बीच में बैट को रखोगे तो एक आध बार बच सकते हो, बट नहीं तो क्या होगा, कैच आउट हो जाओगे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बोलिए ना। क्या ये जो एक्सपीरियंस मैंने गैदर किया, क्या आप लोगों को क्या लगता है ये एक्सपीरियंस सही है कि नहीं है? ये मैं ट्रेडिंग पे भी देखा, अपने साथ भी देखा, दूसरों को भी मैंने देखा, और ये सेम टू सेम थिंग मैंने क्रिकेट में भी देखा। हेलो সুমান, বলো কিছু বোঝা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না? হ্যাঁ 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 এক্স্যাক্টলি এরকমটাই হয় কি নাকি আরো অন্যরকম হয় কিছু? অনিমেষের আওয়াজ পাচ্ছি না। অনিমেষ বলো, বোঝা গেল কি গেল না? बेसिक कहने बड़ा सिंपल था, बेसिक बात एकदम सिंपल था कि आप जो सेटअप के साथ आते हो आपको वो सेटअप फुलफिल करने के पीछे रहना चाहिए। बात बात पे आपका ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाए ना तो मुश्किल में पड़ जाओगे। अगर किसी पॉइंट में आप, जैसे मानो कि जैसे मैं SBI लाइफ में, जैसे मेरा पर्सनल जो था, मैं SBI लाइफ में एक 1 मंथ के टारगेट में, 1.5 मंथ के टारगेट में था। ठीक है, और सीरियसली वो टारगेट मेरा अचीव हुआ है। अभी मेरा होल्डिंग है, अभी मैं थोड़ा एनालाइज कर रहा हूँ कि क्या करना चाहिए इसको।
सेल करके निकल जाना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए, अभी मैंने कुछ एनालिसिस नहीं किया, ठीक है। तो एग्जैक्टली मैं वही सोच रहा हूँ कि अभी क्या करना चाहिए, लेकिन मेरा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट अचीव के आसपास है, ठीक है। मैं 30 सोचा था, ये 20 के आसपास चल रहा है अभी, ठीक है। तो दैट इज द रीजन मैं आपको ये बात बोला कि मेरा टारगेट जो था वो हुआ, लेकिन अगर मैं एक ट्रेडर की तरह सोचता और मैं अगर 920 से 930 के अंदर, जैसे आप देखना ग्रुप में गोपी है, सुमित है, या ये लोग बहुत सारे लोग हैं जो लोग ट्रेडिंग इंट्राडे के बेसिस पे बात करता है, डे टू डे बेसिस में। अगर आप इंट्राडे के बेसिस में जाते हो तो ऑन दैट केस आपका जो भी टारगेट है आप उसी में रहो, आप बात बात में अपना टारगेट चेंज मत करो, ठीक है। तो फिर वो वही आपका खेलने का तरीका होगा। आप किस तरह का बैट्समैन हो आप उसके ऊपर ध्यान दो, आपका कैरेक्टर क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऋषभ पंत को अगर आप बोलोगे ज्यादा डिफेंस करेगा तो बेकार में कोई मतलब नहीं है। ऋषभ पंत को ऋषभ पंत की तरह ही खेलने देना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, हो सकता है बहुत बार फेलियर भी होगा, बट जिसका जो एटीट्यूड है ना उसको वही एटीट्यूड से चलना चाहिए हर फील्ड में। अपना एटीट्यूड को एडजस्ट करना जरूरी नहीं है। हनुमा विहारी के एटीट्यूड के साथ हनुमा विहारी बहुत एडजस्ट करता था। अरे हनुमा विहारी का नाम इसलिए लिया, एक पैर में चोट लेके ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच बचाया था, याद है आप लोगों को। कैरेक्टर सूट करना जरूरी है। ओके, ठीक है। क्या आप लोग जानते हैं हनुमा विहारी का कहानी, ऑस्ट्रेलिया में उसने क्या किया था? शुभ मने আছে? है दादा। एग्जैक्टली, कैरेक्टर सूट होना जरूरी है। ओके, तो फिर फोर्थ पैटर्न में आ जाते हैं। दिस ट्रेडिंग एक्शन ऑन P2 सेट्स इन अ बीट ऑफ पैनिक टू बुल्स बट दे आर नॉट सेकंड येट। P2 में क्या हुआ कि ये वाला देखिए, P2 जब आया ये रेड हो गया, ठीक है। मतलब बेसिकली बुल को हटाना चाहता है, यहां से बुल को हटाना चाहता है कौन? ये ब्लू रेड कैंडल इंगल्फ कर लिया ऑलरेडी। लेकिन मुश्किल ये हो गया कि थर्ड डे में ये फिर से थोड़ा सा ब्लू, मतलब रेडी ब्लू लेके आ गया। ऐसे दोजी का कलर इंपॉर्टेंट है कि नहीं? दोजी अगर फॉर्म होता है अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, जहीं पर भी फॉर्म हो, अप ट्रेंड में होगा तो वो बियरिश मूवमेंट देने का चांसेस है, ठीक है। बट दोजी का कलर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिर भी ये अपना बुलिशनेस को फिर से रिकन्फर्म कर रहा था। ये इसका बुलिशनेस को फिर से रिकन्फर्म करने का कोशिश कर रहा था। बट डे 3 में लेटेस्ट कॉल्ड P3, मतलब पैटर्न 3, though the opening is weak, it is not much lower compared to P2's close. This is not too comforting for the bulls as they expect the market to be stronger. बुल सोच रहे हैं कि मार्केट को और स्ट्रॉन्ग करेंगे, सेंसेक्स निफ्टी को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अब बात को समझिए थोड़ा सा, सेंसेक्स निफ्टी को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, बट दोजी फॉर्म हो गया है। During P3, the market attempts to move higher. Doji is upper shadow. However, high is not sustained. Even its low is not sustained, and eventually the day closes flat, forming a doji. As you may recall, dojis indicate indecision in the market. जो मैं आपको अभी 2 मिनट पहले बता रहा था कि दोजी मार्केट में इंडिसिजन क्रिएट करता है। Which is दोजी? विक्रांत को समझ आ रहा है क्या? विक्रांत, हाँ सर। ठीक है, थोड़ा सा समझ आएगा, बाद में धीरे धीरे क्लियर होगा। तो ये दोजी है। दोजी जब भी फॉर्म होता है ये इंडिसीजन ही क्रिएट करता है, मतलब दे डोंट नो कि मार्केट अभी किधर जाने वाला है, लेकिन दोजी फॉर्मेशन के बाद कुछ तो होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि बहुत जोर का मार्केट गिरा है और ये गिरने में शॉर्ट सेल करके अगर किसी को फायदा करना है तो स्टीप शॉर्ट सेल का एकदम बढ़िया मूवमेंट बना है, और शॉर्ट सेल करके वो आराम से प्रॉफिट बुक कर सकता है इस मूवमेंट पे। तो ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आपको कभी भी इंगल्फिंग के बाद दोजी दिख जाए तो दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू, कि अगर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी दिखे तो कभी मिस नहीं करना चाहिए, सीरियसली। तो ड्यूरिंग P3 दोजी अपर शैडो, और दोजी क्यों फॉर्म हुआ? बिकॉज ऑफ मार्केट में इंडिसिशंस। ऑन P2 बुल्स पैनिक्ड एंड P3 बुल्स वर अनसर्टेन। P2 में बुल्स पैनिक कर गया है ना, क्योंकि कौन आ गया बुल की जगह? कौन आ गया? बुल। P2 में बुल नहीं है, बुल मतलब ब्लू कैंडल, ठीक है। P2 इज दिस रेड कैंडल। बुल पैनिक कर गया, उसको पता है कि अभी मार्केट में सेलिंग प्रेशर चलेगा, उसको पता चल गया कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर चलेगा, बट वो स्टील क्या कोशिश करेगा? बुल वाले लोग स्टील कोशिश करेगा कि मार्केट को पकड़ के रखना है, बट फिर भी दे आर फेलियर एंड डोजी क्रिएट होगा इंडिसिजन लेके। अगर ऐसा फॉर्मेशन हो जाए, डोजी हमेशा नहीं दिखता है, कभी कभी दिखता है, कभी कभी दिखता है, तो ऐसा कभी भी दिख जाए तो मार्केट कोई तो मूवमेंट लेगा, ये एक रिकन्फर्म हो जाता है आपके लिए।
तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मोड फॉर ट्रेडर्स कि अगर ऐसा दिख जाए तो फ्रॉम पर्सनल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट whenever doji follows a recognizable candlesticks pattern, the opportunity created is bigger. Besides illustrating this point, I also want to draw your attention to chart analysis methodology. Notice in this particular chart, we did not just look at what was happening on P1 and P2. चार्ट एनालिसिस में सिर्फ एक या दो चीज नहीं देखना चाहिए. जैसे P1 P2 में इंगल्फिंग दिखा हम लोगों को, but we went beyond that and actually combined two different patterns to develop a comprehensive view on the market, है ना. बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पर एक पैटर्न नहीं देखा, हम लोग यहाँ पर तीन पैटर्न देखा, बेसिकली तीन कैंडल देखा और दो पैटर्न देखा, तब जाके हम लोगों ने ट्रेड सेटअप किया. ये जो दो है, ये दो दिख रहा होगा आप लोगों को. पहला जो दो है जिसमें इंगल्फिंग का मतलब क्या होता है, मैं इसके लिए एक बार जरूर बोलूंगा विक्रांत के लिए. विक्रांत, ये रेड कैंडल दिख रहा है तुझे? ये सर्किल क्या हुआ, रेड कैंडल दिख रहा है ना. इंगल्फिंग का क्या मतलब होता है? इंगल्फिंग का मतलब होता है कि जब एक रेड कैंडल, दैट इज पैटर्न 2 जो नेक्स्ट सेशन में क्रिएट हुआ है या नेक्स्ट डे में क्रिएट हुआ है, पैटर्न 2 पैटर्न 1 को देख पूरा का पूरा खा लिया, मतलब रेड के अंदर पूरा ब्लू आ गया है ना. मतलब इस पूरा रेड के अंदर ये ब्लू का पूरा बॉडी समा गया. ये सर नो? हाँ, मतलब ये कई बार थोड़ा सा और बड़ा भी होता है. तो जब मतलब एक कैंडल दूसरा कैंडल को, मतलब P2 P1 को कंप्लीटली उगल जाता है, अपने अंदर समा लेता है, इंगल्फ कर लेता है, दैट इज कॉल्ड इंगल्फिंग. तो यहाँ पर इंगल्फिंग का ये कौन सा मोमेंट था? ये बेरिश इंगल्फिंग है. मतलब इसके बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में होगा बिकॉज प्रीवियस पैटर्न बुलिशनेस है. और उसके बाद हम लोगों ने दूसरा पैटर्न देखा, दिस इज द फर्स्ट पैटर्न. ये बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न 1 था ओवरऑल. और फिर सेकेंड पैटर्न क्या देखा हम लोगों ने? डोजी. सेकेंड पैटर्न हम लोगों ने देखा डोजी. अब ये दोनों पैटर्न हमें कंफर्म करता है कि भाई ट्रेड सेटअप के लिए आप कंफर्म हो सकते हैं. मतलब यहाँ पर एक पैटर्न देख के हम लोगों ने मार्केट में डिसीजंस नहीं ले लिया. जैसे इससे पहले हम लोगों ने सिंगल कैंडलस्टिक्स पढ़ा, ठीक है, अभी हम लोग मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पढ़ रहे हैं. तो ये मार्केट को विचार करने का, चार्ट को एनालाइज करने का एक बहुत अच्छा तरीका हो कि जिसमें एक कैंडल से आप डिसीजंस नहीं लोगे, आपके सामने ऑप्शंस रहेगा, आप वो भी देखो, चार्ट को एनालिसिस करो, फिर जाके आप डिसीजंस लो. अब ये धीरे धीरे ही आप इसमें मास्टर बन पाओगे, इतना जल्दी तो नहीं होगा, बट पहले सीख तो लो ठीक से. नोटिस इन दिस पर्टिकुलर चार्ट वी डिड नॉट जस्ट लुक एट व्हाट हैपनिंग ऑन P1 P2 एग्जैक्टली. तो मैंने बोल दिया आप लोगों को, तो बोलिए समझ में कुछ आया कि नहीं आया? अगेन आई वांट टू आस्क सुमन, अनिमेश का आवाज नहीं है. अनिमेश बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ समझ में आया ना. सुबह, रोशनी, ज्योति, विक्रांत को दिक्कत जरूर होगा, आई अंडरस्टैंड. विक्रांत है दादा. ज्योति का साउंड नहीं है. ज्योति, आपका आवाज मेरे तक नहीं पहुंच रहा है, आप सुन पा रहे हो कि नहीं? व्हाट्सएप करो. हाँ सर. हाँ सर, अच्छा, आप बहुत कम आवाज दे रहे हो इसलिए मैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे. ओके, तो अल्टीमेटली ये रहा हमारा इंगल्फिंग का डिटेल्स, ठीक है, और उसके साथ डोजी का फॉर्मेशन. तो डोंट वरी विक्रांत, मैं बाद में जब शेयर कर लूंगा तुझे तो थोड़ा सा तुझे फिर से एक बार देख लेना, क्लियर हो जाएगा. तो ये रहा अभी पियर्सिंग पैटर्न. अब ये भी एक अनदर मल्टीपल कैंडलस्टिक्स है. पियर्सिंग पैटर्न से अनदर मल्टीपल कैंडलस्टिक्स, जैसे इंगल्फिंग है वैसा ही ये भी एक मल्टीपल कैंडलस्टिक्स है. अब ये पियर्सिंग पैटर्न आपको मार्केट में क्या दिशा देता है? ये पियर्सिंग कैसे, सबसे पहले तो पियर्सिंग पहचानना पड़ेगा. सबसे पहले आपको पियर्सिंग को पहचानना है, तो पहले पहचानो. वैसे एक शो होता था पहचान कौन, सुना है आप लोगों ने? हाँ, पहचान कौन बोल के एक शो होता था, एक कॉमेडी शो मोस्ट प्रोबेबली, जो भी हो. तो पहले पहचानो कि कौन है पियर्सिंग, और कैसे पहचानोगे पियर्सिंग को. तो पियर्सिंग पैटर्न इज वेरी सिमिलर टू द बुलिश इंगल्फिंग. ये बुलिश इंगल्फिंग की तरह कहीं सिमिलर है एंड वेरी माइनर वेरिएशन के साथ. इन बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न द P2's ब्लू कैंडल, मैं आपको अभी बताता हूँ, पहले थ्योरेटिकली देख लो. P2's ब्लू कैंडल मतलब पैटर्न 2 का जो ब्लू कैंडल है वो इंगल्फ करेगा P1 की रेड कैंडल को. P2's ब्लू कैंडल इंगल्फ करेगा P1 का रेड कैंडल को कंप्लीटली. हाउएवर इन पियर्सिंग पैटर्न ये तो इंगल्फिंग है. इंगल्फिंग में क्या होता है कि जो बुलिश इंगल्फिंग होता है वो डाउन ट्रेंड में आता है. मैं आपको दिखाता हूँ एक बार. याद है सबको बुलिश इंगल्फिंग? पहचान लोगे ना? बुलिश ये बेरिश इंगल्फिंग है बिकॉज ये अप ट्रेंड में क्रिएट हुआ है. पॉइंट टू बी नोटेड.
ये बियरिश है बिकॉज ये अप ट्रेंड में क्रिएट हुआ है, और डाउन ट्रेंड में क्रिएट होगा तो फिर उसको हम लोग बुलिश बोलेंगे। कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, ऊपर होगा बियरिश, ये रहा बुलिश। ये देखिए ये भी एक अच्छा है, बट इससे भी बेहतर था दिस वन सिप्ला का, ये वाला मस्त था, है ना। दिस इज कॉल्ड बुलिश इंगल्फिंग। अब एक बार बुलिश इंगल्फिंग को फिर से देखिए, ये देखिए P2, दिस इज P2, P2 का ब्लू कैंडल, P2 इज ब्लू, P2 का ब्लू कैंडल इंगल्फ कर रहा है, दिस इज P1 की रेड कैंडल को, है ना। P2 का ब्लू कैंडल इंगल्फ कर रहा है P1 की रेड कैंडल को, ये होता है। और इसका प्रीवियस ट्रेंड क्या होना चाहिए, प्रीवियस ट्रेंड होना चाहिए डाउन ट्रेंड, दैट इज बेयरिश ट्रेंड। और फिर जब भी इंगल्फिंग क्रिएट होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग, उसको हम लोग बोलेंगे बुलिश इंगल्फिंग। मतलब ये जो इंगल्फिंग है ये हमें बुलिश ट्रेंड के बारे में बताते हैं, और जो हम लोग यहाँ पर भी सिप्ला के शेयर में देख पा रहे हैं। ये तो मैंने यहाँ पर कुछ फोटो के सिस्टम पे लिया, आप लोग रियल मार्केट में भी चेक कर सकते हैं ना। आपके पास रियल मार्केट में भी चेक करने के लिए बहुत सारा जगह है। आप कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में जाइए और किसी भी कंपनी को ढूंढिए और फिर उसको चेक कीजिए ना, क्या प्रॉब्लम है। ये देखिए ये मैंने रियल मार्केट में आ गया, और ये रियल मार्केट में मेरे पास ये येस बैंक का शेयर कैंडल चार्ट ओपन किया हुआ है। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है येस बैंक का चार्ट? आपको यहाँ पर ऐसे बहुत सारा चीज दिख जाएगा, बुलिश बियरिश सब कुछ दिखेगा, बस आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। एकदम सिंपल है, थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। क्या आप लोग देख सकते हैं? मैं आप लोगों को आज और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा, तो आप लोग एक साथ सभी चीजों को आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, वो बाद में आप लोग बैठे बैठे आराम से देखना कि कहाँ पर कौन सा फॉर्म हुआ है, वो प्रैक्टिस करते करते समझ आ जाएगा। बट करेंटली चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ पियर्सिंग पे फिर से। तो पियर्सिंग पैटर्न पे कैंडल ढूंढना, उसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करना होगा, तभी जाके आप कैंडल ढूंढ पाओगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बाद में सब सारा का सारा जब एक साथ प्रैक्टिस करोगे ना तभी जाके आप मास्टर बन जाओगे। ठीक है, जैसे शॉट तो आप लोग खेलना सीख रहे हो, बट जब डिपेंड करता है ना मार्केट में कब कौन सा बॉल आएगा और उसके हिसाब से आपको शॉट लगाना है, तो फिर आपको उसके लिए रेडी रहना चाहिए। तो उसके बाद प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। तो पियर्सिंग पैटर्न पे द पियर्सिंग पैटर्न इज वेरी सिमिलर टू बुलिश engulfing pattern and with a very minor variation. In a bullish engulfing pattern, the P2's blue candle engulfs P1's red candle completely. However, in piercing pattern, P2's blue candle partially engulfs P1's red candle. Partially engulfs P1's red candle. Point to be noted. पूरा का पूरा engulf नहीं करता, partial engulf करता है. However, the engulfing should be between 50% and less than 100%. 50% के अंदर रहेगा पर 100% से कम रहेगा। You can validate this visually and calculate the same. For example, if P1's range open minus close, P1 का जो रेंज है अगर उसका open minus close का डिफरेंस 12 है तो P2 का रेंज जो है वो एटलीस्ट 6 होना चाहिए। 6 और उसका ज्यादा भी हो सकता है, मतलब 7, 8 कुछ भी हो सकता है, बट 12 से नीचे होना चाहिए, लेस देन 12 होना चाहिए, लेस देन 12 होना चाहिए। अब इसको कैसे समझना है देखिए, आप लोग ध्यान से ग्राफ को चूज देखिए, चार्ट देख रहे हैं ना? हेलो, क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है कैंडल? बताइए, है ना? या जूम करें? ओके, मैं जूम भी करता हूं। जस्ट लुक हियर, एकदम पेशेंस के साथ देखिए। क्या ये सेकेंड डे का ब्लू कैंडल, ये सेकेंड डे का ब्लू कैंडल है, ठीक है? आपको ऐसा बहुत कैंडल मिलेगा मार्केट में, कैंडल ही कैंडल है। सेकेंड डे का P2 का ब्लू कैंडल P1 का रेड कैंडल को, ये P1 है, P1 का जो रेड कैंडल है क्या उसको 50 मतलब 100% इंगल्फ किया? प्लीज टेल मी। नहीं 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 इसमें 100% इंगल्फ है? नहीं। सुमन तो बता रहे नहीं। विक्रांत, आपको क्या लगता है क्या ये 100% इंगल्फ हुआ है? मतलब ये ब्लू कैंडल क्या इस रेड को 100% इंगल्फ किया है? नहीं नहीं सर, 100% तो नहीं किया। अगर 100% कर लेता तब तो इंगल्फिंग हो जाता,
है ना, तो 100% करेगा ही नहीं। लेकिन सर क्या 50% से ज्यादा है? हाँ हाँ, 50% से ज्यादा है। 50% से ज्यादा है, मोर देन 50%, मतलब 50 इन बिटवीन 50% या 50% या फिर, बट 100% से कम रहेगा, लेस देन 100%। अगर ऐसा सिचुएशंस आपको दिखता है, अच्छा प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड, हाँ प्रीवियस ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए, दैट मींस मार्केट में किसका पावर रहेगा? मार्केट में किसका पावर है, बुल का कि बियर का? बियर का। प्रीवियस ट्रेंड बियर, प्रीवियस ट्रेंड बियर के हाथ में है। ऐसे सिचुएशंस में मार्केट जब डाउन में है, ऐसे सिचुएशंस में जब आपको पियर्सिंग दिखता है, तो आप कैसे कंफर्म करोगे पियर्सिंग? कि जो दो कैंडल लगातार रहेगा, दो कैंडल लगातार रहेगा, बट पहले रेड कैंडल था, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है उसके अंदर का जो डिफरेंस है वो 50%, मतलब बेसिकली आपको इसके नजर से देखना चाहिए, क्या ये इसको P2 P1 को निगल रहा है? निगल रहा मतलब समझ रहे हो ना, इंगल्फ करना, ठीक है, इंगल्फ कर रहा है, बट कितना? 100% नहीं कर सकता, 50% से ज्यादा, बट 100% से कम। ऐसे सिचुएशंस में ये जो बियरिश पैटर्न पे डाउन ट्रेंड में जो फॉर्मेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड बुलिश पियर्सिंग पैटर्न, दिस इज कॉल्ड बुलिश पियर्सिंग पैटर्न। ये इंगल्फिंग की तरह ही है, इसका नेचर भी कुछ इंगल्फिंग की तरह ही दिख रहा है। ये देखिए नेक्स्ट पैटर्न में हमें अप ट्रेंड दिख रहा है, ठीक है, ये भी रियल लाइफ से लिया गया डेटा है, ठीक है, तो ऐसा आप मार्केट में देखते जाओ, आपको मिलता जाएगा। लेकिन दिस इज व्हाट, दिस इज पियर्सिंग, मतलब बुलिश पियर्सिंग, दिस इज कॉल्ड बुलिश पियर्सिंग, ठीक है। ये पहचान कौन हो रहा है सर? आप पहले पहचानो तो सही, जब तक आपका पहचान क्रिएट पूरा नहीं हो जाता तब तक आप टेक्निकल पे टिक नहीं पाओगे, ठीक है। टेक्निकल पे टिकने के लिए आपको पहले पहचानना जरूरी है, तो पहले पहचान कौन हो जाए, उसके बाद ही आप आगे आगे ट्रेड सेटअप बना सकते हो। हर पॉइंट में ट्रेड सेटअप है, बट उसके लिए आपको पहचान कौन में पहले जीतना पड़ेगा। तो as long as this condition is satisfied, everything else is similar to the bullish engulfing. So everything is, मतलब सब कुछ bullish engulfing की तरह ही है, बट मतलब ट्रेड सेटअप जो है वो एकदम बुलिश की तरह ही है। बुलिश इंगल्फिंग का जो ट्रेड सेटअप है, सिमिलरली पियर्सिंग का भी ट्रेड सेटअप है। हैव अ रिस्क हियर, रिस्क टेकर वुड इनिशिएट द ट्रेड, मतलब जो रिस्क लेके ट्रेड लेना चाहता है अराउंड द क्लोज, रिस्क टेकर वुड इनिशिएट द ट्रेड ऑन अराउंड द क्लोज। क्लोज मींस इसका क्लोजिंग, P2 का, P2 का जो क्लोजिंग टाइम है दैट इज P2 का 3:30, मतलब 3:20-25, ठीक है। 3:20-25 में मार्केट क्लोज होता है। मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे P2 का जो भी टाइम है वो ट्रेड सेटअप के लिए, मतलब ट्रेडर जो होंगे उनको इस पॉइंट में बेसिकली क्या करना चाहिए? बाई करेगा ना या सेल करेगा? ये बुलिश है तो बाई करेगा, बाई करेगा। आपको बाई करना चाहिए P2 का क्लोजिंग प्राइस पे। P2 का क्लोजिंग प्राइस आपका बाई होगा, ठीक है। ये होगा रिस्क टेकर का काम। और जो रिस्क एवर्स होगा वो कब करेगा? रिस्क टेकर तो P2 के क्लोजिंग में खरीदेगा, बट जो रिस्क एवर्स होगा वो P3 के क्लोजिंग में खरीदेगा। ये है P3, मतलब वो नेक्स्ट डे, मतलब P2 का फॉलोइंग डे, दिस इज P2, P2 का फॉलोइंग डे या फॉलोइंग सेशन जो भी मानो, P2 का फॉलोइंग सेशन में या फॉलोइंग डे में वो कंफर्म करेगा कि मार्केट बुलिश है या नहीं। अगर वो कंफर्म होता है कि यस मार्केट बुलिश है, तभी जाके वो ट्रेड सेटअप लेगा। तो ऑब्वियसली जो रिस्क एवर्स है वो प्रॉफिट कम करेगा, रिस्क एवर्स जो है वो प्रॉफिट कम करेगा एकदम, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। लेकिन रिस्क एवर्स कई बार सही होता है ना, कि अगर मानो बाई चांस, खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता कि बाई चांस मार्केट एग्जैक्टली पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म होने के बाद भी, पियर्सिंग फॉर्म होने के बाद भी मार्केट ब्लू नहीं हुआ, मार्केट बुलिश नहीं हुआ, तो फिर रिस्क एवर्स सही निकला, ठीक है। हो सकता है मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड हो सकता है, ठीक है। अब ये हो सकता या ना हो सकता, ये तो बस मैं आपको बोला ना, अब जितना जैसे धीरे धीरे प्रैक्टिस बढ़ाते जाओगे आपको उतना आस्ते आस्ते समझ में आता जाएगा कि मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। 100% टाइम आप ट्रेडिंग लोगे, ठीक है, बट वही शॉर्ट बॉल आपको हमेशा छक्का दिलाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, आप आउट भी हो सकते हो। तो छक्का आपको मिलेगा, ये छक्का है आपका, ठीक है, बट कहीं बार आप आउट भी हो सकते हो, ये तो खेल है ना,
तो ये ट्रेडिंग में ये होता रहता है, ठीक है। छक्का हमेशा मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है, बट हाँ कई बार आउट भी हो सकते हो। तो देखो सर, बस पॉइंट क्या है कि अगर आप 100 बार ट्रेड लेते हो और 100 बार में से अगर आप 60 बार 70 बार 60-70 टाइम्स अगर आप सही निकलते हो तो यू आर ए सक्सेसफुल ट्रेडर। 30-40 बार तो ऐसा होगा ना आप फेलियर हुए होंगे, ये होना चाहिए यार, ये नॉर्मल है। कोई अगर 80-90% सही निकलता है तो बहुत बढ़िया। ऐसे मैं देखता हूँ ग्रुप में जो ट्रेड सेटअप चलता है हम लोग के, सही चलता है ना। ये गोपी करता है, मतलब अनुभव करता है, अपना सुमित भी देता है। स्पेशली अनुभव ज्यादा शॉर्ट टर्म के लिए बताते रहते हैं, इंट्राडे वगैरह के लिए, और वो सही बता रहा है, मैं जितना ट्रैक कर रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे होंगे। हेलो है दादा, वो कई हद तक सही बताते हैं, मतलब मैं तो देखता हूँ कि 80 क्या 90% तक उसका ट्रेड सेटअप सही निकलता है, ठीक है। तो वही ये प्रैक्टिस के साथ साथ ही आएगा। तो ये आई एम वेरी हैप्पी कि अनुभव बहुत अच्छा कर रहा है। As long as this condition is satisfied, everything else is similar to the bullish engulfing, including the trade setup. Here a risk taker would initiate the trade on P2 around the close, ठीक है, इसके पास this risk averse would initiate the trade the day after P2 only after ensuring blue candle is formed. The stop loss should be the low of the pattern. तो stop loss क्या लगाना चाहिए, इसका जो lowest price होगा P2 का जो lowest price रहेगा वही आपका stop loss होगा। इस पूरा ट्रेड सेटअप में आपका स्टॉप लॉस P2 का लोएस्ट प्राइस, मतलब जिस दिन आप ट्रेड सेटअप कर रहे हो उस दिन का जो मार्केट लोअर है दैट शुड बी योर लोएस्ट प्राइस। मतलब लोग बोलते रहते हैं ना कि कहाँ स्टॉप लॉस लगाए, कहाँ स्टॉप लॉस लगाए। हर पैटर्न का स्टॉप लॉस का अलग अलग कॉन्सेप्ट आ रहा है, क्या आप लोग देख पा रहे हैं? हम लोग हर पॉइंट में ये जो मार्केट में जो एनालिस्ट लोग देते रहते हैं और हम लोग उसको देख के स्टॉप लॉस लगा देते हैं। इसमें बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, कोई विशाल बड़ा बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है और हम लोग हर केस में स्टॉप लॉस देख लिए। हाँ एक चीज अभी तक हम लोगों ने बहुत चीज बाकी है अभी भी, ठीक है, एक चीज अभी तक नहीं की है, दैट इज टारगेट फिक्स करना कि कहाँ तक जाएगा ये कैसे पता चलेगा। डोंट वरी सर, वो भी समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा समय लो, थोड़ा पहले कैंडल को पहचान ले हम लोग, ठीक है, पहले थोड़ा कैंडल्स वगैरह पहचान ले, उसके बाद हम आपको टारगेट फिक्स करना भी बताएंगे कैसे टारगेट फिक्स कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो दूसरा चार्ट, ये भी एक चार्ट है, आप देख सकते हो, दिस इज ऑल्सो अनदर चार्ट। ये भी देखो सिमिलर पैटर्न पे फॉर्म हुआ है। यस, P2's candle engulfed just under 50% of P1's red candle. For this reason, do not consider this as a piercing pattern. ये गलती ना करना। मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं, आप देख के बताओ क्या ये 50% से थोड़ा कम नहीं लग रहा है? मतलब ये P2 है, P2 and this one is P1. P1 का जो रेड कैंडल है क्या वो 50% आ गया है ब्लू के अंदर या थोड़ा बहुत बाकी है? मुझे तो लग रहा है कुछ 48-49% आया है। ये वाला एरिया देखना, क्या लगता है 50% है कि थोड़ा कम है? हेलो बोलिए, आप लोगों का जवाब देने के लिए वेट कर रहा हूं मैं। थोड़ा कम लग रहा है ना, वही थोड़ा सा जस्ट अंडर 50%, ठीक है। तो अगर 50% नहीं समाता है ना, मतलब जस्ट दैट मींस अगर P2 कैंडल जो है ये तो ब्लू कैंडल होगा। এসে দাদা কি শ্যাডো গুলোকেও ধরবো না, শ্যাডোটাকে ধরবো না শুধু শেডটাকে ধরবো? नहीं, हम लोग तो करेंटली बॉडी लेके ही काम कर रहे हैं, ठीक है, शैडो नहीं है इसमें, ठीक है, शैडो नहीं है इसमें, हम लोग बॉडी को ही ले रहे हैं, ठीक है। हाँ इंगल्फिंग के केस में दोनों कॉन्सेप्ट मार्केट में चलता है, इंगल्फिंग के केस में दोनों कॉन्सेप्ट मार्केट में चलता है, मतलब जो कंप्लीट इंगल्फिंग है, ठीक है, ये तो हम लोग पियर्सिंग कर रहे हैं क्योंकि पियर्सिंग कंप्लीट इंगल्फिंग नहीं होता। इंगल्फिंग में दोनों कॉन्सेप्ट चलता है कि कोई बोलता है कि पूरा शैडो आना चाहिए, ठीक है, 2 कैंडल बना है, ये एक कैंडल बना है, ये एक कैंडल बना है, ठीक है। कोई बोलते हैं कि कैंडल भी इंगल्फ हो जाए तभी मानेंगे, कोई बोलता है नहीं बॉडी इंगल्फ हो जाए तो चलेगा। इसको लेके थोड़ा सा मार्केट में मतलब दो मत है, ठीक है, इसको लेके थोड़ा दो मत है कि क्या करे, शैडो साथ में लेके इंगल्फ ले या फिर बिना शैडो का ही, तो सिर्फ बॉडी आ जाए तो ही इंगल्फ कर दे, ठीक है। जैसे हो सकता है कि किसी टाइम पे शैडो बाहर निकल गया है, ठीक है, जिसको वीक बोलते हैं, ठीक है, जो बेसिकली दिन का लोअर या दिन का हायर बताता है, ठीक है। और बॉडी मतलब सारा दिन में कितना गैप बना है उसको बताते हैं, वॉल्यूम बताने के लिए। मैं आपको बताऊंगा आगे वॉल्यूम का क्या बहुत बड़ा खेल है स्टॉक मार्केट में,
सब बताना पड़ेगा। तो ये दोनों पैटर्न चलता है सुबह मार्केट में कि शैडो फुल्ली लेना चाहिए कि सिर्फ बॉडी लेना चाहिए। तो इसमें दो मत है मार्केट में, देयर आर टू ओपिनियन। कोई कोई बोलते हैं कि नहीं बॉडी इज ओके, कोई कोई बोलता है नहीं शैडो होगा तो भी मानेंगे। ठीक है, डिपेंड। अब आप देखो कि आपको कौन सा ज्यादा सही लगता है, आप प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, लेकिन हाँ इसके केस में तो बॉडी मतलब वीक का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर बॉडी इज मेन इंपॉर्टेंट। मतलब पियर्सिंग के केस में बता रहा हूँ मैं। अगेन ये भी पियर्सिंग दिख रहा था, बट देखो दिख रहा था पियर्सिंग, बट आपका थोड़ा सा आंखों का धोखा, मतलब आंखों में थोड़ा सा धूल झोंक के ये 50% से थोड़ा कम है, तो दिस इज नॉट एग्जैक्टली पियर्सिंग। बट फिर भी मार्केट बुलिश हुआ है, बट फिर भी जितना आपको सोच रहा था आप वैसा नहीं हुआ। बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली पियर्सिंग। पियर्सिंग का प्रॉपर होने के लिए 50% से ज्यादा, 100% से कम, ये कॉन्सेप्ट फुलफिल होना जरूरी है। मतलब जो डेफिनेशन है इसका, जो पैटर्न फॉलो होता है वो समझना जरूरी है। दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या ये क्या लग रहा है, 50% है कि 50% से कम है? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जस्ट एकदम 50% है। नहीं सॉरी, मुझे ऐसा लग रहा है कि 50% है। आप लोगों को क्या लग रहा है? इवन शैडो तो आ ही गया इसके अंदर, और अगर ये वाला भी देखे तो भी पूरा एकदम बीचों बीच आ रहा है ना? क्या ये 50% नहीं हुआ? ब्लू कैंडल रेड कैंडल को 50% इंगल्फ किया कि नहीं किया? आप लोगों को क्या लग रहा है? नहीं? हेलो, अरे बोलिए तो सही, क्या लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? বডি ধরলে দাদা ঠিকই আছে, 50% এর উপরই হবে, কিন্তু Body- শ্যাডো ধরলে 50% আসছে না। अच्छा ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। বডি ধরলে দাদা 50% এর উপরেই আছে, 55 হবে ओके, मेबी। तो बेसिक पॉइंट इज दैट कि जब भी हम लोग पियर्सिंग ढूंढे, ठीक है, ये बुलिश पियर्सिंग है। पियर्सिंग का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, दिस इज बेस्ट। ये पहला वाला जो था ये सबसे बेस्ट था। पियर्सिंग प्रॉपरली तभी माना जाएगा जब 50% से ज्यादा और 100% से कम। 100% तो कभी नहीं होगा इंगल्फिंग, ठीक है, 100% तो कभी नहीं होगा। अगर 100% होगा तो फिर तो प्रॉपर इंगल्फिंग हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका अपनाया जाता है मार्केट में, ठीक है, ये तरीका भी मार्केट में बहुत ज्यादा अपनाया जाता है। ऐसे भी आप मार्केट में बहुत सारा जगह में ढूंढ सकते हो, ठीक है। ये इसको मैं एक दिन में रखा, आप देख सकते हो सर, इस तरह से हमारे सामने बहुत सारा कुछ आ सकता है। ये येस बैंक का है, आपको मैं दूसरा स्टॉक का भी बता सकता हूँ। डाउन ट्रेंड में इंगल्फ, ये ब्लू है, इसके अंदर ये इसका 50% नहीं है, प्रॉपरली नहीं बना है, प्रॉपरली नहीं यहाँ पर बना है। ये वाला नहीं, ये बनेगा नहीं, नॉट एग्जैक्टली। ट्रेड सेटअप का परफेक्ट रेसिपी, ठीक है, आई थिंक दिस वन काइंड ऑफ, दिस वन काइंड ऑफ, बट उसके बाद ये कैंडल देखिए रेड हो गया, तो थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, बाद में फिर से देखता हूँ। अभी चलिए हम लोग ये सिमिलर काइंड ऑफ और एक कैंडल है उसको भी देख लेते हैं। डार्क क्लाउड कवर, क्या है? डार्क क्लाउड कवर। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए मुझे कि दिस वन पियर्सिंग पैटर्न। रोशनी, ज्योति, बताओ। अनिमेश का आवाज नहीं है, अनिमेश है कि नहीं है? দাদা अनिमेश আপনি का একদিনের sound है। থেকে 30 মিনিটসে খোঁজেন, তাহলে পিয়ার্সিং প্যাটার্ন গুলো বেশি পাবেন। 30 अच्छा, মিনিটস বা 15 মিনিট। 30 मिनट्स, ओके, तो बोला কারণ तो ইয়েস फिर ব্যাংকের অবস্থা এমনি খুব একটা ভালো না, মানে ভলিউম নেই সেরকম। ওর থেকে অন্য কোনো এইচডিএফসি বা আইসিআইসিআই ব্যাংক খুঁজলে পেয়ে যেতে পারেন। ও বাবা, ইয়েস ব্যাংক ছেড়ে দিন। चलिए एचडीएफसी देख लेते हैं। एचडीएफसी, ये आज मैं ना एक्चुअली ढूंढ के रखा नहीं था, इसलिए मुझे नहीं मिल रहा है एक्चुअली। थोड़ा सा टाइम लेके ढूंढना चाहिए ना, तो आज मैं ढूंढा नहीं था। পেয়েছি পেয়েছি পেয়েছি। होता है
এই তো দেখুন, এই যে বাদিকে যেখানে আপনার ওপেন হাই লো ক্লোজ দেখাচ্ছে। দেন না 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 হ্যাঁ ওইটার কথাই বলছিলাম। 50% से ज्यादा लिया है, ये पियर्सिंग की तो हुआ है, डाउन ट्रेंडে चले গেছে, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, और नेक्स्ट में बुलिश है। हाँ सही हुआ है, पियर्सिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है। तो ब्लू कैंडल प्रीवियस रेड कैंडल को 50% से ज्यादा लेगा, तो हुआ है। আপনি 30 মিনিটস আরো বেশি পাবেন। 30 মিনিটস এটা ওয়ান ডে তে চার্ট দেখছেন, 30 মিনিটস বা 15 মিনিট देख দাদা একটু ডাউন, বড় করুন। হ্যাঁ করছি। এটা পেয়েছি না, ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। আগে চলুন তাহলে। अच्छे से देखते हैं। প্রতিটাতে ভলিউম আছে দাদা, একটুখানি দাঁড়ান, আস্তে আস্তে চলুন তাহলে দেখতে পারবো। একদিনের দেখলে হ্যাঁ। বেশি পাওয়া যায়, একদিনেরটাতে বেশি পাবে। দেখ একদিনের গুলোতে বেশি চান্সেস আছে। ওই তো পেয়েছি পেয়েছি, ওই যে ওই যে ওই যে ওই যে ওই যে চলে গেল। ও তো ওয়েট ওয়েট ওয়েট, ওইটা ওইটা লো হাই ক্লোজ, লো হাই ক্লোজ ওইখানে দেখুন ডাউন ট্রেন্ডে, এইটা হ্যাঁ এইটা তো ওইটাও আছে, আগেও আছে, তার আগে একটু আছে, মানে ওপেন হাই লো ক্লোজের নিচে আছে দেখুন, তারপরে উঠে তারপর নেমে গেছে। ওপেন হাই লো ক্লোজের নিচটাতে, দ্যাট মিন্স দিস পয়েন্ট, এইটা না ওই হ্যাঁ হ্যাঁ ওইটা, दिस वन, दिस इज आल्सो पियर्सिंग, मार्केट मूवमेंट लिया। यस बहुत सारा है, मतलब ऐसे ढूंढते बैठोगे ना, मतलब ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा स्टार्टिंग में, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, हाँ जैसे कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा वैसे धीरे धीरे आप लोग समझते जाओगे कि हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। মেন কথা দাদা, একটা ল্যাপটপ নিয়ে বসলে হবে না, 2-3টে ল্যাপটপ এই জন্যই লাগে। হ্যাঁ একটা অ্যাকচুয়ালি ওই জন্য কি করে, ইন্টারডে করতে গেলে দাদা দুটো লাগবেই মিনিমাম। একটা ওই জন্য না, ওইটা কি করে না, একটা ল্যাপটপ থাকে ঠিক আছে, আর একটা ওই একটা মনিটর ইউজ করে। হ্যাঁ একটা মনিটর ইউজ করে, ওই মনিটরটাতে ওরা বেসিক্যালি ক্যান্ডেল গুলোকে সবসময় দেখার জন্য একটা বড় স্ক্রিন মনিটর ইউজ করে ওই জন্য, তাই তো সুমন? অনেক আছে দাদা, খুঁজলে অনেক কিছু পাওয়া যাবে। আরে প্রচুর আছে প্রচুর আছে, এরকম খুঁজলে মানে প্রত্যেকটা প্যাটার্ন এখানে মারুবুজু আছে, অনেক কিছু আছে। এই দেখুন হ্যামার হ্যামার হ্যামার, সুমন কিছু বলছে, ওই ওপেন হাই লো ক্লোজের ওখানে হ্যামার তৈরি হয়েছে। এইটা পেপার আমব্রেলা আছে, এইটা না, পেপার আমব্রেলা তো আমিও দেখতে পাচ্ছি। অনেক কিছু আছে বলছি তো, অনেক কিছু পাওয়া যাবে, অনেক কনফিউজ হয়ে যাবে। আর এগুলো আস্তে আস্তে প্র্যাকটিস করতে করতে মাথায় ঢুকে যাবে কি কোথায় কখন কি হচ্ছে। হ্যাঁ সুমন কিছু বলছিলে, সুমন বলো, তোমার গলাটা আওয়াজটা কেটে গেল। না না ওই সিস্টেমের কথা বলছিলেন না, ওইটা বলছিলাম। হ্যাঁ কি বলছিলে? স্ক্রিন আছে, তিনখানা স্ক্রিন আছে তোমার 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 অফিসে, মানে ওই একটা থেকে অপারেট করছে। হ্যাঁ মানে সিপিইউ একটাই, হ্যাঁ স্ক্রিন, হ্যাঁ তিনটে মনিটর, ওটাই আমি বলছিলাম, এই জন্য মনিটর ইউজ করা হয়, আর একটা সিপিইউ থেকে ওইগুলো ইয়ে থেকে এইচডিআই কেবলের দিয়ে করে, তাই তো? হ্যাঁ হ্যাঁ ওকে। ডার্ক ক্লাউড কভার, ঠিক আছে দেখো ডার্ক ক্লাউড কভারটা দেখে নি। तो dark cloud cover क्या है? The dark cloud cover is very similar to the bearish engulfing pattern with a minor variation. In a bearish engulfing pattern, the red candle on P2 engulf P1's blue candle completely.
bearish engulfing pattern, this is bearish, हाँ, मतलब ये जस्ट ऑपोजिट bearish engulfing, ओके। मतलब हम लोग इससे पहले वाला जो पढ़ रहे थे कंफ्यूज नहीं हुई है, कंफ्यूज मत होइए, हाँ, ये था बुलिश, हाँ, ये था बुलिश पियर्सिंग। पियर्सिंग इज एक्चुअली एंगल्फिंग का बुलिशनेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं। या तो आपके पास हमेशा दो ऑप्शन आएगा, मैं आपको आगे बताता हूं कि आपके पास जब भी ऑप्शन आएगा ट्रेड सेटअप के लिए तो आपको कौन सा यूज करना चाहिए। मतलब एक्चुअली कंफ्यूजन कहां होता है कि पियर्सिंग यूज करे, आप पियर्सिंग के लिए जाए कि बुलिश इंगल्फिंग के लिए जाए, मतलब विच इज बेस्ट, ठीक है। दिस इज द कंफ्यूजन पॉइंट, मैं आपको बताता हूं। आप लोगों को बुलिश इंगल्फिंग पता है, यस और नो? रोशनी, डू यू ऑल नो बुलिश इंगल्फिंग? हाँ, बुलिश इंगल्फिंग हमें पता है, हमें पियर्सिंग भी पता है। नाउ पॉइंट इज दैट पियर्सिंग इज बेसिकली सब्स्टिट्यूट ऑफ बुलिश इंगल्फिंग। मतलब या तो आप बुलिश इंगल्फिंग में भी ट्रेड सेटअप कर सकते हो, पियर्सिंग पे भी ट्रेड सेटअप करते हो, और या फिर आप बुलिश इंगल्फिंग भी ट्रेड सेटअप कर लो, आप दोनों ही यूज कर सकते हो। लेकिन कोई कोई ऐसा होता है, मैंने देखा कि बुलिश इंगल्फिंग को ज्यादा लेता है, ठीक है, कंपेयर टू पियर्सिंग, बिकॉज मतलब बेसिक पसंद ज्यादा पसंद आता है, बट डजंट मैटर। मतलब मैं आपको एक चेकलिस्ट बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो उसमें मैं बताऊंगा ट्रेड सेटअप के लिए एक चेकलिस्ट होता है, तो वेरी इंटरेस्टिंग चेकलिस्ट है, डोंट वरी। जैसे मैं फंडामेंटल में भी एक चेकलिस्ट बताया था, वैसा ही मैं यहाँ पर भी चेकलिस्ट बताऊंगा, डोंट वरी। तो डार्क क्लाउड कवर क्या है? डार्क क्लाउड कवर इज वेरी सिमिलर टू बियरिश इंगल्फिंग, जस्ट बुलिश इंगल्फिंग ये बियरिश है, और बियरिश इंगल्फिंग का मतलब है कि ये अप ट्रेंड में क्रिएट होगा, सिंपल बात है। लेकिन दिस इज नॉट इंगल्फिंग, विद ए माइनर वेरिएशन है इसका। इन ए बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न द रेड कैंडल ऑन P2 का जो रेड कैंडल है दैट इज दिस वन, देख रहे हैं ना आप लोग, ये एशियन पेंट्स का डेटा है, ठीक है, देखिए आराम से देखिए, एशियन पेंट्स का डेटा है, इसमें हम लोग देख सकते हैं P2 में रेड कैंडल फॉर्म हुआ है। और मजा का बात यह है कि ट्रेंड देखिए, ट्रेंड इज अप ट्रेंड, ये सुनो, दैट मीन्स आपका प्रीवियस ट्रेंड अगर बुलिश होगा, मतलब अगर प्रीवियस कंट्रोलिंग बुल के हाथ पे होगा, और जब आप टॉप रीच में पहुंचेंगे, आप टॉप में पहुंचेंगे, मतलब बेसिकली हाई में पहुंचेंगे, तब एक सेल प्रेशर क्रिएट होता है, ऑन दैट टाइम एक सेल प्रेशर क्रिएट होता है, और जैसे ही सेल प्रेशर क्रिएट होता है तो ऑटोमेटिकली मार्केट में डाउन मूवमेंट क्रिएट होता है, और इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होता है। तो डार्क क्लाउड कवर इज ऑल्सो लाइक दैट, ठीक है। तो ये आपका बियरिश इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट है, सिंपल बात है, बियरिश इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट। क्यों बियरिश इंगल्फिंग का सब्स्टिट्यूट क्यों? पॉइंट टू बी नोटेड प्लीज। However, in a dark cloud cover, the red candle on P2s engulf about 50 to 100% of P1's blue candle. Normally engulf में हम लोग क्या जानते हैं, bearish engulf में क्या होता है कि ये जो रेड कैंडल है, ये जो रेड कैंडल है, ये प्रीवियस ब्लू कैंडल को टोटली इंगल्फ करेगा। मैं आपको एक बार फिर से चेक कराऊं क्या, याद दिलाने के लिए? चलिए एक बार चलते हैं। जो इंगल्फिंग, बियरिश इंगल्फिंग जो होता है ना, वो टोटल में खा जाता है, किसको? प्रीवियस कैंडल को। लुक हियर, नहीं नॉट दिस वन, हाँ दिस वन, ये वाला, इसी में तो बात हो रहा था। ये देखिए, क्या ये रेड कैंडल कंप्लीटली इंगल्फ नहीं कर गया P1 को? प्लीज कंफर्म कीजिएगा मुझे, P2 P1 को कंफर्म नहीं मतलब टोटल में पूरा से पूरा इंगल्फ कर लिया ना P2 ने P1 को? हेलो, P2 ने P1 को पूरा का पूरा इंगल्फ कर लिया, बॉडी को स्पेशली। लेकिन व्हेन देयर इज अ डार्क क्लाउड कवर, वो पूरा इंगल्फ नहीं कर पाएगा, 50 से 100% करेगा, पूरा 100% नहीं, 100% से कम, 50% से ज्यादा। दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डार्क क्लाउड कवर, ठीक है। और ये भी सेम टू सेम अप ट्रेंड में ही क्रिएट होगा, सेम टू सेम अप ट्रेंड में क्रिएट होगा, बट 100% इंगल्फ नहीं कर सकता। जस्ट देखिए, दिस इज अ ब्लू कैंडल एरिया, दिस इज आवर रेड कैंडल एरिया, एंड दिस इज आवर ब्लू कैंडल। तो ब्लू कैंडल का 50% से ज्यादा तो ले ही लिया है, इतना बाकी है सिर्फ। तो दिस इज एग्जैक्टली डार्क क्लाउड कवर, this is called dark cloud cover. The trade setup is exactly the same as the bearish engulfing pattern. Exactly trade setup bearish engulfing की तरह ही है, सब्स्टिट्यूटली यूज करते हैं ट्रेडर्स, सब्स्टिट्यूटली यूज करता है, या तो डार्क क्लाउड कवर में ट्रेड लेते हैं या तो बियरिश इंगल्फिंग पे ट्रेड लेता है, अब जिसपे उसको ज्यादा सूटेबल हो जाए।
थिंक अबाउट द डार्क क्लाउड कवर एज एन इनवर्स ऑफ ए पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न का उल्टा होता है, मतलब जैसे बुलिश इंगल्फिंग, बेरिश इंगल्फिंग। मैं आपको बस एक बार बता देता हूँ वापस, ध्यान से सुनिए। आपके पास ऑप्शन होता है, आप शॉर्ट सेल करने के लिए आपके पास क्या होता है, शॉर्ट सेल करने के लिए आपके पास बेरिश इंगल्फिंग होता है, बुलिश ट्रेंड के लिए आपके पास बुलिश इंगल्फिंग होता है। मतलब सिंपल बात है, आप ऐसे याद रख सकते हो, बुलिश इंगल्फिंग, चाहो तो लिख के रख सकते हो, इक्वल्स टू क्या होगा, पियर्सिंग ना, मतलब इक्वल्स तो नहीं है, मतलब सब्स्टिट्यूट, बेसिकली सब्स्टिट्यूट है। आप दोनों यूज कर सकते हो, बट पैटर्न, ट्रेड सेटअप सेम टू सेम है। बुलिश इंगल्फिंग का ट्रेड सेटअप और पियर्सिंग का ट्रेड सेटअप सेम टू सेम है। बियरिश इंगल्फिंग का ट्रेड सेटअप किसकी तरह है, डार्क क्लाउड कवर की तरह है। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि बुलिश इंगल्फिंग वर्सेस बियरिश इंगल्फिंग, मतलब या तो आप बुलिश मतलब अप ट्रेंड, बियरिश मतलब डाउन ट्रेंड, मतलब बेसिकली डाउन ट्रेंड मतलब होगा, ठीक है। और पियर्सिंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा फिर, पियर्सिंग वर्सेस डार्क क्लाउड कवर। क्या ये बात क्लियर है, बताइएगा। अगर बुलिश का ऑपोजिट बियरिश होता है इंगल्फिंग में, तो एग्जैक्टली पियर्सिंग का ऑपोजिट डार्क क्लाउड कवर है। ये बात समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये मुझे थोड़ा कंफर्म कीजिएगा। डार्क क्लाउड कवर इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ पियर्सिंग, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, ये भी एक मजेदार पॉइंट हुआ है, दोजी फॉर्म हो गया है ना, अगेन दोजी फॉर्म हो गया है। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट कि दोजी फॉर्म होने से मार्केट इंडिसिशन क्रिएट होता है, और जैसे ही मार्केट में इंडिसिशन क्रिएट होता है, मार्केट में डाउन ट्रेंड होने का चांसेस बढ़ जाता है। लुक एट द नेक्स्ट फ्यू सेशन, और दिस इज वेरी, मतलब अपॉर्चुनिटी, वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फॉर शॉर्टिंग। यही मैं आज के क्लास में स्टार्टिंग में आपको यही बता रहा था। तो दीज आर दी सेटअप्स एक्चुअली। अब ये कौन सा सेटअप आपके लिए कब क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रैक्टिस करते करते आएगा। मतलब वही बॉल बॉलर सेम ही कर रहा है, कभी थोड़ा सा शॉर्ट लेंथ है, कभी थोड़ा सा फुल लेंथ है, कभी थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा शॉर्ट लेंथ है, कभी यॉर्कर है। अब आपको हर एक बॉल के लिए रेडी रहना पड़ेगा। मार्केट आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देता रहता है, ये सब नो, सही कि नहीं बोलिए। मार्केट आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देता रहता है। अब आपको आना चाहिए ना, आपको आना चाहिए। तो ये आपके लिए सेटअप है, ठीक है। बैट्समैन के पास हर तरह का शॉट खेलने का मौका होता है, बस बैट्समैन को शॉट खेलना आएगा तब ना वो खेल पाएगा। अब अगर बैट्समैन को शॉट खेलना नहीं आता, डजंट मैटर जो उसका मतलब ये मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। बैटिंग इंटरेस्टिंग, एक्चुअली मैं एक रिसर्च कर रहा था ये स्टॉक मार्केट के साथ क्रिकेट को, तो बैटिंग टेक्निक ऐसा कुछ मैं देख रहा था, डिफरेंट शॉट बैट्समैन, डिफरेंट बैट्समैन इन क्रिकेट। मतलब मैं एक छोटा सा चीज बताना चाहूंगा, रुकिए। कहने का मतलब ये है कि आप अगर थोड़ा सा इमेज को फॉलो करेंगे, यहाँ पर हमारे यहाँ पर कई सारा शॉट लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विक्रांत है, तो विक्रांत का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ सर। विक्रांत बताइए क्या शॉट लगा रहा है, ये डुप्लेसी है, क्या शॉट लगा रहा है? सर पता नहीं सर। सर स्वीप कर रहे हैं, स्वीप है ना, दिस इज स्वीप। सुबह ठीक बोले थी हमें। है अपने ये जाने ना, हम जानी। दिस वन इज स्ट्रेट, दिस वन इज स्ट्रेट ड्राइव, है ना? हाँ ये तो पता है दादा। दिस इज स्ट्रेट ड्राइव। मैं आपको क्रिकेट नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको कुछ पॉइंट बताने का कोशिश कर रहा हूँ। विराट कोहली क्या कर रहे हैं? ड्राइव। हाँ ना, दिस इज नॉट ड्राइव, दिस इज नॉट ड्राइव। मतलब कवर ड्राइव अगर कोई कहना चाहते हो, दिस इज कवर ड्राइव। विलियमसन कर रहा है कवर ड्राइव, दिस इज कवर ड्राइव। विराट कोहली, हाँ पहले वाला पिक्चर फिर से जस्ट a minute। कट कर रहा है, एग्जैक्टली
थोड़ा फ्रंट फुट में कट कर रहा है, बैक फुट कट नहीं है, ये फ्रंट फुट कट है, ठीक है। तो कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ शॉट अगर है तो फिर आप हर बॉल को खेल सकते हैं, एंड दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। दिस इज व्हाट ये रोहित शर्मा क्या कर रहा है, इसको क्या बोलेंगे, फ्लिक कर दिया ना, फ्लिक बोलबो ना ग्लांस बोलबो, শুভ এটাকে ফ্লিক বলবো না গ্লান্স বলবো, ফ্লিকই বলবো, হ্যাঁ গ্লান্স আর একটু ফাইন হবে তাই তো, একটু ফাইন হয়, আর হ্যাঁ একটু ফাইন হবে, হাতটা খোলে মানে টোটালি, हाँ जस्ट हाँ আর একটু ফাইন হবে, तो एग्जैक्टली तो मेरा और इरादा और कुछ नहीं था, मेरा इरादा बस ये था कि क्रिकेट के साथ हम लोग बहुत कुछ कनेक्ट इसलिए कर देते हैं क्योंकि वहां पर भी डिफरेंट क्वेश्चंस हर मूवमेंट में आते हैं, तो हर मूवमेंट में बैट्समैन को भी जवाब देना पड़ता है, तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी हमारे पास हर मूवमेंट में कोई ना कोई कैंडल फॉर्मेशन हो जाता है, और जिस कैंडल को यूज करके हम लोग किसी भी मूवमेंट का ट्रेड सेटअप ले सकते हैं। दिस इज जस्ट अ डिफरेंट बॉल जो आपको मार्केट दे रहा है। अब अगर आप ट्रेडर हो तो आप हर बॉल में रन बनाने अगर सीख जाते हो तो आप अलग अलग कैंडल्स को पहचानो और फिर उसके पहचान के ऊपर बेस करके आप रन बना सकते हो, तो बना के दिखाओ, सिंपल बात है। अब इसके ऊपर आपको आपका एक्सपर्टाइज है, आपका एक्सपर्टाइज है, आप इस मतलब किस तरह से आप एक कैंडल्स पे एक्सपर्टाइज बनाओगे, नॉट जस्ट कैंडल के बिना और भी कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा, इस क्लास के बाद ही मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या क्या और भी सीखना बाकी है। पर्सपेक्टिव ऑफ सिलेक्टिंग ट्रेड, कैसे सिलेक्ट करते हैं ट्रेड, एक वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, ध्यान से सुनिए। टिपिकली स्टॉक्स इन द सेम सेक्टर्स हैव सिमिलर प्राइस मूवमेंट, टिपिकली स्टॉक्स इन द सेम सेक्टर्स हैव सिमिलर प्राइस मूवमेंट, जैसे कि थिंक अबाउट टीसीएस एंड इन्फोसिस, सिमिलर एरिया का है ना, आईटी स्टॉक है, जब भी देखना मार्केट में मूवमेंट होता है टीसीएस इन्फोसिस में मूवमेंट सिमिलर काइंड में होता है ना, कैसा हम लोग देख पाते हैं क्या कि अगर आईटी स्टॉक में मतलब पॉजिटिवनेस है तो फिर मार्केट आईटी स्टॉक चाहे वो इन्फोसिस हो चाहे वो टीसीएस हो, एक चीज देख लेते हैं, इन्फोसिस का लास्ट दिन का ट्रेड मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आसपास में ही होता, 0.27% का अप ट्रेंड है लास्ट दिन का, लास्ट 5 दिन में 0.52% का ओवरऑल डाउन मूवमेंट है इन्फोसिस का, ठीक है। चलो एक दिन का ही देख लेते हैं, 5 दिन देख के अभी जरूरत नहीं है। अच्छा अब मैं टीसीएस देखता हूँ, टीसीएस का क्या हुआ मूवमेंट, टीसीएस का देखिए ये भी लास्ट एक दिन में 1.43% का डाउन मूवमेंट, अगर 5 दिन का देखा जाए तो 4.36, और उसका कितना था टीसीएस का इन्फोसिस का कितना था 5 दिन का, इन्फोसिस का 5 दिन में मूवमेंट रहा है करीब 0.52%। अगर हम एक साल में देखें, ठीक है, अगर हम एक साल में मूवमेंट देखें टीसीएस इन्फोसिस ऑलमोस्ट 800 से 1550 के आसपास, और टीसीएस लास्ट 1 ईयर में इसका भी ग्रोथ ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ, हाँ मार्केट में कभी कभी बीच बीच में अप डाउन चला है, ठीक है। सिमिलर स्टॉक और एक है विप्रो, भी एक बहुत अच्छा मूवमेंट दे रहा है, इसका बिजनेस तो रिसेंटली तीनों में से सबसे बेहतर हुआ है, जानते हैं ना, सबसे बेहतर बिजनेस विप्रो दिया है लास्ट एक साल में, 200 का शेयर चला गया है 529 पे, मतलब विप्रो टीसीएस इन्फोसिस में कंपैरेटिवली विप्रो का परफॉर्मेंस इन तीनों में सबसे बेहतरीन है लास्ट एक साल में आईटी सेक्टर्स में, मतलब जो बिजनेस विप्रो दिया है वो इन्फोसिस टीसीएस भी नहीं दे पाया, मतलब ये एक बहुत अच्छा मतलब कॉन्सेप्ट था। ये विप्रो के बारे में मैं पहले भी बोला था कि विप्रो इज अ वेरी इंटरेस्टिंग शेयर इन आईटी सेक्टर्स। नाउ पॉइंट इज वेरी सिंपल कि typically stocks in same sectors have similar price movement, for example think about TCS, Infosys or ICICI Bank and HDFC Bank, their price movement is similar because these companies are more or less of the same size, have similar business and the same external factors that affect their business. However, this does not mean their stock price movement would match to point match करेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे TCS और Infosys point to point match कर नहीं रहा था। For example, if there is negative news in the banking sectors, banking stocks are bound to fall. In such a scenario, if the stock price of ICICI Bank falls by 2%, it is not really necessary that HDFC Bank भी 2% में fall करेगा, वो fall करेगा, नेगेटिव न्यूज है अगर बैंकिंग सेक्टर्स में 1.5 या 2.5% में fall करेगा। Hence, point is what? Point very simple. Hence, the two stocks may form two different but somewhat similar. Candlesticks patterns such as bearish engulfing
Just a second. Candlesticks pattern, just as bearish engulfing and क्या बोलते हैं उसको, डार्क क्लाउड कवर, ठीक है, एट द सेम टाइम, मतलब आप एक में बेरिश इंगल्फिंग देखते हो, से फॉर एग्जांपल आप एचडीएफसी में देखते हो बेरिश इंगल्फिंग, आईसीआईसीआई में देखते हो डार्क क्लाउड कवर, थोड़ा बहुत डिफरेंट है, थोड़ा बहुत डिफरेंस तो इनका परसेंटेज में भी है, किसी में 2% का डाउन, किसी में 1.5% का डाउन, तो एग्जैक्टली आपको दोनों में दोनों टाइप का कैंडल दिख जाएगा। आप थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा इसको मार्केट में, कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड होता है या अप ट्रेंड होता है, ठीक है, जैसे ये बेरिश में बोला है तो आप बुलिश में भी चेक कर सकते हो, ये बेरिश में बोला है तो आप बुलिश इंगल्फ के साथ किसको चेक करोगे, बुलिश इंगल्फ के साथ किसको चेक करोगे, हेलो बोलो, पियर्सिंग ना, बुलिश इंगल्फ के साथ चेक करना है पियर्सिंग को, ठीक है, और बियरिश इंगल्फ के साथ चेक करना है डार्क क्लाउड कवर को, ठीक है। अब दैट इज दी, यही तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर, कि जब मार्केट में चेंजेस आता है तो परसेंटेज ऑफ फॉलिंग पॉइंट में चेंजेस आता है या अप ट्रेंड में चेंजेस आता है, सिमिलरली कैंडलस्टिक्स में भी चेंजेस आता है। आप डिफरेंट सेम काइंड ऑफ स्टॉक, सेम काइंड ऑफ सेक्टर्स में, डिफरेंट स्टॉक में आप ये सब चेक कर सकते हो। बोथ दीज आर रिकॉग्नाइजेबल कैंडलस्टिक्स पैटर्न, मतलब चाहे आप इंगल्फिंग ले लो चाहे आप डार्क क्लाउड कवर ले लो, दोनों रिकॉग्नाइजेबल पैटर्न है। But if I were to choose between the two patterns to set up a trade, I would put my money on the bearish engulfing pattern as opposed to a dark cloud cover. This is because the bearishness in a bearish engulfing pattern is more pronounced. मतलब bearishness in bearish engulfing is more pronounced. That means due to the fact that it engulfs the previous day's entire candle. हाँ, मेरा भी यही मानना है कि प्रॉपर मानना यही है कि bearish मतलब engulfing मेरे को ज्यादा पसंद है। अब हो सकता है आपको कुछ डार्क क्लाउड कवर ज्यादा पसंद हो, बट आई पर्सनली प्रेफर ऑब्वियसली, क्योंकि वो प्रॉपरली उसको इंगल्फ कर लेता है बियरिश इंगल्फिंग, तो उसमें ज्यादा कंफर्मेशन आता है कि नहीं मार्केट डाउन जाएगा। ऑन द सेम लाइंस आई वुड चूज टू बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न ओवर ए पियर्सिंग पैटर्न। तो ये मैन टू मैन वैरी करता है, मैन टू मैन वैरी करता है, किसी को स्वीप खेलना अच्छा लगता है, किसी को पैडल स्वीप खेलना अच्छा लगता है, बात को समझिए। स्वीप भी आपको रन दिला सकते हैं, पैडल स्वीप भी आपको रन दिला सकते हैं, यस और नो। ये देखिए हम लोग देख रहे, ये देखिए, दिस इज पैडल स्वीप, नॉट एग्जैक्टली स्वीप, दिस इज पैडल स्वीप। मतलब इसमें क्या होता है ना, वो पैडल की तरह, साइकिल की पैडल की तरह ये पीछे घूमता है, ठीक है, तो इट्स अ डिफरेंट शॉट। अब डिपेंड करता है कि आप दोनों शॉट में रन बना सकते हो, सिमिलर काइंड ऑफ शॉट है, अब किसमें आपको ज्यादा रन मिलेगा वो आप देख लो, ठीक है। तो इट्स डिपेंड कि आपको किसमें ज्यादा सक्सेस दिख रहा है, आप उसके हिसाब से अपना पैटर्न बना लो। However, there is an exception to this selection criteria, but इस selection criteria में एक exception जरूर create हो सकता है। Point to be noted and very very interesting part of this topic. ध्यान से सुनिएगा। Later in this module, I will introduce a 6-point trading checklist. मैं आपको आगे आगे बताऊंगा 6 पॉइंट का ट्रेडिंग चेकलिस्ट, वेरी इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है, वेट कीजिएगा, मैं आगे आगे आऊंगा। 6 चेकलिस्ट है एंड ट्रेड शुड सेटिस्फाई एटलीस्ट 3 से 4, टोटल 6 चेकलिस्ट में से एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट अगर सक्सेसफुल रहा तो आप क्वालिफाइड ट्रेडर, मतलब उस पर्टिकुलर ट्रेड को क्वालिफाई कर सकते हो। कीपिंग दिस पॉइंट इन पर्सपेक्टिव, assume there is a situations where the ICICI Bank stocks forms a piercing pattern and the HDFC Bank stocks form bullish engulfing pattern। ध्यान से सुनिए, ICICI बैंक piercing पैटर्न बना रहा है और HDFC बैंक bullish engulfing बना रहा है। Naturally, one would be tempted to trade the bullish engulfing because वो ज्यादा confirm देता है। However, if HDFC Bank stock satisfy 3 checklist point and ICICI Bank stock satisfy 4 checklist point, I would go ahead with ICICI Bank stock even though it forms less convincing candlesticks pattern। मतलब जिसका चेकलिस्ट ज्यादा कंफर्म करता है, मतलब टोटल 6 में से 3 से 4 चेकलिस्ट जिसका ज्यादा रहेगा, चाहे पैटर्न फेवरेबल हो ना हो, मतलब बुलिश इंगल्फिंग और पियर्सिंग में से ऑब्वियसली बुलिश इंगल्फिंग ज्यादा फेवरेबल है मार्केट का। जैसे ICICI बैंक के लिए पियर्सिंग फॉर्म हुआ है which is not very favorable compared to bullish engulfing, but ICICI बैंक का 4 चेकलिस्ट सही बना है, तो जिसका चेकलिस्ट सही जाएगा उसको उसी में ट्रेड लेना ज्यादा कन्विंसिंग माना जाता है। अब आप लोग शायद सोच रहे हो कि चेकलिस्ट क्या है, वेट कीजिएगा, मुझे और भी कुछ पॉइंट बताना है, फिर जाके मैं आप लोगों को चेकलिस्ट बता सकता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोगों को चेकलिस्ट के लिए वेट करना पड़ेगा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एरिया। लेकिन बिफोर दैट थोड़ा आइडेंटिफिकेशन का एरिया खत्म हो जाए, ठीक है।
On the other hand, if both the stocks satisfy 4 checklist point, then I would go ahead with obviously. अब देखो, अगर ICICI भी checklist fulfill कर गया, ICICI भी checklist fulfill कर गया, HDFC भी checklist fulfill कर गया, then HDFC में ज्यादा ट्रेड लेना ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज HDFC बैंक का बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ है, ICICI में तो पियर्सिंग फॉर्म हुआ है. Then obviously market should go with normal case में बुलिश इंगल्फिंग that is with HDFC, because checklist दोनों में सेम है. लेकिन अगर ICICI का चेकलिस्ट 4 है और HDFC में चेकलिस्ट 3 प्रॉपर हुआ है, मतलब जो चेकलिस्ट फॉलो करना चाहिए ट्रेडर को, तो इन दैट केस अगर ICICI पियर्सिंग है फिर भी चेकलिस्ट ICICI के साथ है, चेकलिस्ट ICICI के साथ है, तो गो विथ ICICI. HDFC चेकलिस्ट एक कम होने के नाते बुलिश इंगल्फिंग हुआ है, फिर भी आप HDFC को इग्नोर करना, ये आपको मार्केट बताते हैं. जिसका चेकलिस्ट ज्यादा रहेगा कंपेयर टू कौन सा पैटर्न ज्यादा फेवरेबल है, उससे ज्यादा फेवर देना चाहिए चेकलिस्ट को. ठीक है, तो जब चेकलिस्ट फुलफिल हो जाएगा ना, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को चेकलिस्ट बताऊंगा, डोंट वरी, बता देना चाहिए, बट वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में जरूर बताऊंगा कि पूरा प्रॉपर चेकलिस्ट फॉर ट्रेडर्स. 6 चेकलिस्ट है, 6 में से आपको 4 फुलफिल करना चाहिए. तो ये जो चैप्टर था, ये चैप्टर हम लोगों ने कंक्लूजन में ला दिए. मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पैटर्न इवॉल्व ओवर 2 और मोर ट्रेडिंग डेज, 2 या 2 से ज्यादा दिन तक इवॉल्व होगा. बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न इवॉल्व्स ओवर 2 ट्रेडिंग डेज. इट अपीयर्स एट द बॉटम एंड ऑफ द डाउन ट्रेंड and day 1 is called P1 and day 2 is called P2. In a bullish engulfing pattern, P1 is red candle and P2 is blue candle, and P2's blue candle completely engulfs P1's red candle. Basically जो भी हम लोग इतना देर से पढ़ के आए हैं वो सारा का सारा चीजें यहाँ पर थोड़ा सा की टेकअवेज की तरह समरी नोट्स बना हुआ है. आप लोग अगर चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हो मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पार्ट 1 को, तो आप आराम से एक एक पॉइंट को समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग चेकलिस्ट भी पढ़ेंगे और साथ में मल्टीपल कैंडलस्टिक्स का और भी कुछ पैटर्न है, जैसे कि हरामी पैटर्न. ठीक है, ये सब कुछ पैटर्न है, आई मस्ट डिस्कस, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न रहेगा हरामी वगैरह, तो मजा आएगा. ठीक है, हरामी है और भी बहुत सारे हैं. ठीक है, और उसके बाद में आप लोगों को बहुत सारी चीजें मुझे आप लोगों को बताना है. जैसे ये देखिए, जैसे विक्रांत को मैं प्रीवियस 4-5 जो क्लास हुआ है विक्रांत, मैं तुझे शेयर कर दूंगा, तो तू कनेक्टेड हो जाएगा इस वीक के अंदर. मैं आज ही शेयर कर दूंगा, रेडी है मेरे पास, तो तू फटाफट रेडी कर लिए, तो बाकी कैंडलस्टिक्स का जो भी पार्ट है अब कंटिन्यू कर सकता है. तो बैकग्राउंड हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, चार्ट टाइप्स हो गया, गेटिंग स्टार्टेड, सिंगल कैंडलस्टिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पार्ट 1 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए. अब आगे आगे मल्टी कैंडलस्टिक्स पे और भी कुछ पॉइंट्स है, जैसे मल्टीपल कैंडलस्टिक्स पार्ट 2, पार्ट 3, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, वॉल्यूम के ऊपर बहुत जबरदस्त बातें होंगे, मूविंग एवरेज, इंडिकेटर्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मतलब आई एम वेरी वेटिंग फॉर दिस फिबोनाची के लिए मैं वेट कर रहा हूँ. डाउ थ्योरी, वेव थ्योरी एंड द फिनाले. ठीक है, तो अल्टीमेटली और भी कुछ टाइम लगेगा. ठीक है, तो आई मोस्ट प्रोबेबली हम लोग धीरे धीरे ही सही टेक्निकल पे तो अपना रंग जमा ही लेंगे, बहुत कुछ बाकी है. तो बस विक्रांत को मुझे प्रीवियस 4-5 जो क्लासेस हुआ है वो मैं विक्रांत को शेयर करूंगा, तो विक्रांत थोड़ा सा एट पार हो जाएगा. ओके विक्रांत, ठीक है. बाकी शुभो, सुमन, ज्योति, रोशनी, अनिमेश का आज नेटवर्क इश्यूज हो गया, बट आई होप आप लोगों को समझ में आया. हेलो, है दादा. हाँ ओके सुमन. ज्योति, ओके शुभो, ज्योति समझ आया रे? ज्योति का आवाज नहीं है एकदम, आज ज्योति बहुत कम बात कर रहा है. क्लियर है? हाँ ओके ज्योति, ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज करना आप लोग. और एक चीज, एक टेक्निकल का ग्रुप है, मैं उसमें से आप सबको ऐड करता हूँ. ठीक है, तो उसमें आप लोग टेक्निकल का चर्चा कीजिए. ठीक है, मतलब जो भी आप लोग देखते हो, जो भी स्टॉक्स में रिसेंट ट्रेड में आप लोग देखते हो, उसके बारे में डिस्कस कीजिए, ताकि सभी को नॉलेज शेयर होता जाए. जैसे आप लोग जानते हो ना, हमारा जो क्लासेस का नाम है KSG स्क्वायर. इसका नाम क्यों KSG स्क्वायर जानते हैं? नॉलेज सीकर्स, गेनर्स एंड गिवर्स. ठीक है, इसी के लिए मैंने नाम रखा KSG स्क्वायर. बेसिकली नॉलेज सीकर्स के लिए है, शेयर नॉलेज सीकर्स, गेनर्स एंड गिवर्स. तो फिर ढूंढो, शेयर करो और दूसरे को भी बांटो. ठीक है, आज इतना ही है. फिर सुमन কিছু বলবে না? আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে फिर अच्छा दादा बाय. टाटा दादा बाय. टाटा बाय. दादा. ओके टाटा, बाय सर.